कंपनसेशन मतलब कि आप जब कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलता है। वो आपकी सैलरी हो सकती है, वो आपका इंसेंटिव्स हो सकता है, वो आपके डिफरेंट अलाउंसेस हो सकते हैं, वो आपके फ्रिंज बेनिफिट हो सकते हैं। तो कंपनसेशन किसी भी रूप में हो सकता है। तो कंपनसेशन रिफर्स टू ए वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स गिवन टू एम्प्लॉयज फॉर देयर सर्विस रेंडर्ड टू दी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कोई भी एम्प्लॉय जो भी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए देता है उसके बदले जो भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एम्प्लॉय को दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसी को क्या कहते हैं, कंपनसेशन कहते हैं। वो आपकी सैलरी भी हो सकती है, वो आपको इंसेंटिव भी हो सकता है, वो आपका बोनस भी हो सकता है, वो आपको एम्प्लॉय बेनिफिट है जो फ्रिंज बेनिफिट होता है उसके रूप में हो सकता है। किसी न किसी तरीके से आपको फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स आपके सर्विस के बदले ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है, तो वही चीज कंपनसेशन कहलाती है। इट इज पेड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी एंड एम्प्लॉय बेनिफिट सच एज पेड वैकेशन, इंश्योरेंस, मैटरनिटी लीव, फ्री ट्रैवलिंग फैसिलिटी, रिटायरमेंट बेनिफिट एक्सेट्रा। तो ये जो है कंपनसेशन कैसे दिया जाता है, आपकी वेजेज या सैलरी जो मिलती है आपको, वो कंपनसेशन हो गया। जो फ्रिंज बेनिफिट मिलते हैं कि आपको गाड़ी मिल गई, डीए ये सब मिल गया, वो आपका कंपनसेशन हो गया। पेड वैकेशन यानी कि आप छुट्टियों पे जा रहे हो, उसका बस सारा खर्चा ऑर्गेनाइजेशन ले रही है, ये भी एक तरीके का कंपनसेशन हो गया। इंश्योरेंस आपको कंपनी की तरफ से मिल रहा है, वो भी कंपनसेशन हो गया। मैटरनिटी लीव यानी कि आपको जो है प्रेगनेंसी लीव मिल जा रही है, उस टाइम ड्यूरेशन पे आप जा रहे हो, आपकी सैलरी नहीं कटेगी, आपकी सैलरी मिलेगी, बेसिक सैलरी हो जो होता है बेसिक तो आपको मिलेगा, दैट इज कंपनसेशन। फ्री ट्रैवलिंग फैसिलिटी आपको दे रहे हैं कि कहीं भी आप ट्रैवल करोगे फ्री में मिलेगा, तो दैट इज कंपनसेशन। तो ये कंपनसेशन किसी भी तरीके से फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड हो सकता है, तो जो कि एम्प्लॉय की सर्विस के लिए उसको दिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करें कि फंक्शन ऑफ कंपनसेशन क्या है, क्यों दिया जा रहा है, तो बट ऑब्वियस बात है कि जो अभी आपने पीछे देखा वही सारे यहाँ पे भी होंगे। सिग्निफिकेंस जो आपने देखा रिवॉर्ड का वही सारी यहाँ पे भी होगा। क्या होगा कि अट्रैक्टिंग हाई स्किल्ड एम्प्लॉयज। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंपनसेशन अच्छा है, वहाँ पे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स अच्छे हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज आने की चाहत रखेंगे। इंप्रूव एफिशिएंसी जो भी एम्प्लॉय होगी उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा। इस्टेब्लिश इक्विटी इस्टेब्लिश होगा। इंक्रीज वर्कर एफिशिएंसी, वर्कर्स की एफिशिएंसी काम करने की बढ़ेगी, कम टाइम में ज़्यादा काम करेंगे। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो हट जाता है एम्प्लॉय के मन से, माइंड से। लीगल कॉम्प्लियंस यानी कि बहुत सारे लीगल रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है, जो कि मिनिमम बेसिक सैलरी हो गया, मिनिमम वेजेज एक्ट हो गया, उन सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, उसको भी ये लीगल कॉम्प्लियंस को फॉलो करता है। इनकरेज हेल्दी कंपटीशन एम्प्लॉय के बीच में जो है इंप्रूव होता है, बनता है कि हाँ अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमारी सैलरी हमें अच्छे कंपनसेशन मिलेगा, तो लोग आपस में कम्पीट करते हैं कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूंगा जिससे कि मुझे अवार्ड मिले, मुझे ज़्यादा कंपनसेशन या रिवॉर्ड मिले। तो इनकरेज हेल्दी कंपटीशन। वहीं पर रिटेनिंग एम्प्लॉय को रिटेन करने में भी कंपनसेशन जो है अच्छा रोल निभाता है, क्योंकि जिसकी भी कंपनसेशन प्लान अच्छे होंगे, जिसका भी रिवॉर्ड सिस्टम अच्छा होगा, वहाँ पे एम्प्लॉय रुकना चाहेगा, वहाँ पे एम्प्लॉय काम करना चाहेगा। तो ये कंपनसेशन के ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गए कंपनसेशन के। अब बात कर लें नेक्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन, यानी कि कंपनसेशन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कंपनसेशन में क्या क्या चीज़ें दी जा सकती हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स होती हैं एम्प्लॉय की सर्विस के बदले जो दिया जाता है उसमें क्या क्या दिया जा सकता है। देखिए, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो बेसिक पे होती है, बेसिक सैलरी होती है, वो तो दी जाती है, साथ ही साथ उसके अलावा आप इंसेंटिव, बोनस अमाउंट दे सकते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स दे सकते हैं, तो अलग अलग चीज़ें, वही सारी चीज़ें क्या होती है, कंपनसेशन के कंपोनेंट होते हैं। तो बेसिक सैलरी जो कि सीनियरिटी या रैंक के हिसाब से अलग अलग होती है, जो आप देते हैं ना ग्रेड पे। इंसेंटिव्स होते हैं जो कि परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है, जिसकी परफॉर्मेंस जैसी रहेगी उसके हिसाब से उसको इंसेंटिव्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलता है। बोनस मिल जाता है जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की सेल अच्छी हुई है, फिर दिवाली बोनस हो गया, होली बोनस हो गया, वहाँ पे आपको मिल सकता है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स यानी कि जो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, ये रिटायरमेंट बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट, ग्रेचुटी, पेंशन, सिक्योरिटी, इन टाइप के अलग अलग बेनिफिट जो है अपार्ट फ्रॉम बेसिक सैलरी, यानी कि बेसिक सैलरी के अलावा जो अलग अलग बेनिफिट मिल जाते हैं एम्प्लॉय की सर्विस के लिए, वो चीज़ें एम्प्लॉय बेनिफिट कहलाती है। प्रोविडेंट फंड जो कि मिलता है एक तरीके से, जहाँ पे एम्प्लॉय पैसा खर्च करता है और एम्प्लॉय जो है इन्वेस्ट करता है, और उतना ही सेम अमाउंट में ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वेस्ट करती है, और फिर एम्प्लॉय को वो एक लमसम अमाउंट जो है वहाँ पे मिल जाता है। प्रोविडेंट फंड ये भी क्या है, कंपनसेशन का पार्ट होता है। ओवर टाइम पे, यानी कि अगर आपसे एक एक्स्ट्रा टाइम वर्क करवाया जा रहा है तो उसके लिए भी आपको जो है पैसा मिलता है, तो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कंपनसेशन। अलाउंस जैसे कि डीए, THRA, टीए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलती हैं। इन सब के बारे में हम अलग से यूनिट 4 में, उसको यूनिट 5 में डिस्कस करेंगे। तो अलाउंस में डीएनएस अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, यानी कि आपको अलग अलग पर्पज़ के लिए भी अलाउंस दिया जाता है, उसके बदले आपको जो है पैसा दिया जाता है। कि ट्रैवलिंग अलाउंस जैसे कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज़ से कहीं पर ट्रैवल किया तो उसके बदले जो भी खर्चा आया होगा ट्रैवलिंग वो आपको मिल जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे आपके अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों की बच्चों की एजुकेशन के जो भी खर्चे होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वेयर करेगी। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के अलाउंस भी होते हैं। देखिए, कंपनसेशन नॉर्मली ये जो आप देख रहे हैं सामने, बेसिक सैलरी, इंसेंटिव, बोनस, एम्प्लॉय बेनिफिट, पीएफ, ओवर टाइम अलाउंस, ये या तो अच्छी कंपनी होगी, ब्रांडेड कंपनी होगी, या फिर एमएनसीज होंगी, या फिर गवर्नमेंट में ही ये नॉर्मली मिलते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब में, अगर आप यहाँ पे नॉर्मली जो प्राइवेट जॉब होता है वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, एक बेसिक पे आपको एक लमसम अमाउंट बताया जाएगी, 30,000 सैलरी होगी, 25,000 सैलरी होगी, आपको बाइफरकेट वहाँ पे नहीं कहता है इकट्ठा 30,000 इन हैंड,
30,000 आपको इन हैंड मिलेगा। वहाँ पे बेसिक सैलरी, बोनस, एम्प्लॉय बेनिफिट सब कुछ उसी में इंक्लूड होगा, आपको कोई अलग से वहाँ पे नहीं बताया जाता है। लेकिन अगर आप एमएनसीज में जाते हो या फिर आप गवर्नमेंट कंपनीज में जाते हो तो वहाँ पे आपको इस तरीके से बाइफरकेट करके आपको अलग अलग बेनिफिट इंक्लूड करके आपको अच्छी खासा अमाउंट वहाँ पे दिया जाता है। तो बेसिक सैलरी अलग होगी, एम्प्लॉय बेनिफिट्स में अलग से मेंशन किया जाएगा, अलाउंसेस जो भी मिलेंगे वो अलग से मिलती हैं, डीए, एचआरए, टीए, ये सब आपके बेसिक सैलरी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो कुछ परसेंटेज बेसिक सैलरी का डीए, एचआरए, टीए इस तरीके से आपको दिया जाता है। तो ये कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन होते हैं। पे स्ट्रक्चर, तो पे स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि आपको जो सैलरी मिलती है, जो कंपनसेशन मिल रहा होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विस के बदले, उसी को हम क्या कहते हैं, पे स्ट्रक्चर। तो पे स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको, कितनी सैलरी मिल रही है, क्या इंसेंटिव मिल रहा है, क्या बोनस मिलता है, क्या फ्रिंज बेनिफिट मिलता है, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, पे स्ट्रक्चर कहलाता है। तो पे और सैलरी इज फिक्स्ड कंपनसेशन। तो जो भी पे होता है, जो सैलरी होती है, वो क्या होता है, फिक्स्ड कंपनसेशन होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी कि बेसिक सैलरी जो आप कह रहे हैं। बाकी जो इंसेंटिव है, बोनस है, उसमें वो चेंजेस होते रहते हैं। पीरियडिकली पेड फॉर वर्क डन, तो जो पे या सैलरी होती है वो पीरियडिकली मिल रही होती है, यानी कि आपको मंथली बेसिस में मिलती है। एक महीने के बाद सैलरी आई, फिर एक महीने आपने काम किया, फिर जो है सैलरी आई, तो ये पीरियडिकली जो है आपको वो मिलता रहता है। तो उसको क्या कहते हैं, पे या सैलरी। इट शोज द ब्रेकअप ऑफ द सैलरी इनटू वेरियस कंपोनेंट। तो पे स्ट्रक्चर क्या शो करता है, सैलरी का ब्रेकअप शो करता है कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, कितनी बेसिक सैलरी है, कितना आपका इंसेंटिव है, क्या बोनस है, क्या एचआरए है, क्या डीए है, क्या टीए है, वो सारे कंपोनेंट को शो करता है। तो अभी हम आगे कंपोनेंट देखेंगे उसके। तो ये सैलरी जो है वो ब्रेकअप शो करता है। तो उसी को क्या कहते हैं, पे स्ट्रक्चर कैसा है। नॉर्मली जो पे स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि बेसिक पे होती है, बेसिक सैलरी होती है, वो होता है, प्लस अलाउंसेज होते हैं, जो भी टीए, डीए, एचआरए आपको मिल रहा होता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज मिलता है वो होता है, फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, प्लस इंसेंटिव्स होते हैं। तो ये चारों चीज़ें मिलकर आपका जो है आपके जो कंपनसेशन रिवॉर्ड बनता है। तो पे स्ट्रक्चर इसी को कहते हैं कि पे स्ट्रक्चर यानी कि आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, बेसिक सैलरी कितनी मिल रही है, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, इंसेंटिव्स क्या मिल रहे हैं, अलाउंसेस क्या मिल रहे हैं, वो चीज़ें पे स्ट्रक्चर कहलाती है। कंपोनेंट ऑफ पे स्ट्रक्चर की बात करें कि क्या कंपोनेंट होते हैं, तो आपने यूनिट 3 में भी देखा था, वही यूनिट 4 में भी देखा था, वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे क्या है कि बेसिक पे सैलरी होती है, एक तो वो होती है जो कि फिक्स्ड कंपोनेंट, अमाउंट ऑफ मनी दैट एन एम्प्लॉय रिसीव प्रायर टू एनी एक्स्ट्राज बीइंग एडेड और पेमेंट डिडक्टेड। यानी कि यहाँ पे ये जो बेसिक पे होता है, ये बेसिक पे होता है और ये अमाउंट मिलता ही मिलता है एम्प्लॉय को। यहाँ पे कोई भी जो भी एक्स्ट्रा मिलते हैं उसको छोड़ के, यानी कि जैसे इंसेंटिव हो गया वो अलग होगा, अलाउंस हो गया वो अलग होगा, उसके अलावा ये बेसिक सैलरी जो है वो दिया ही जाता है। तो ये फिक्स्ड कंपनसेशन होता है। इसी तरीके से डीए है, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है, महंगाई भत्ता जो आप कहते हो। महंगाई भत्ता जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, मार्केट में रेट्स बढ़ते हैं, प्राइसेस बढ़ते हैं, डिमांड्स प्राइसेस बढ़ते हैं, उसके हिसाब से जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो महंगाई भत्ता देती है। तो आप अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे डीए इतने परसेंट से बढ़ा, डीए इतने परसेंट से बढ़ा। तो ये चीज़ होती है। तो ये परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल सैलरी, जो ओरिजिनल सैलरी यानी कि जिसको बेसिक पे सैलरी कहते हो, उसका कुछ परसेंट होता है जो कि इन्फ्लेशन को देखते हुए बढ़ाया जाता है। तो उसको कहते हैं डीए, डियरनेस अलाउंस कहते हैं। इसी तरीके से एचआरए होता है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस होता है, जहाँ पे क्या होता है कि आपको रहने के बदले, अगर आप रेंट पे रहते हो ऑर्गेनाइजेशन के काम से, तो उसके बदले आपको जो अलाउंसेस मिलती हैं, यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है कि हाँ इतने पैसे, इतने रुपए पर महीने आपको जो है रेंट के रूप में मिलेंगे। तो टू मीट द कॉस्ट ऑफ रेंटेड हाउस एग्जेम्पशन इज गिवन इन आईटी एक्ट, और इसके लिए आपको जो है आईटी एक्ट में एग्जेम्पशन भी मिलता है। वहीं पे ग्रॉस पे, ग्रॉस पे यानी कि टोटल पैसा आपके पास कितना है, कितना आपको कंपनी की तरफ से आ रहा है, यानी कि एक तरीके से जो सीटीसी कहते हो, कॉस्ट टू कंपनी, वही चीज़ क्या होता है ग्रॉस पे, यानी कि कंपनी आपके ऊपर कितना खर्च कर रही है, ग्रॉस पे होता है। देखिए ये नेट पे नहीं है, यानी कि आपके अकाउंट में ये नहीं आएगा। ग्रॉस पे क्या हो गया, टोटल अमाउंट। अब उसमें से टैक्स भी कट जाएगा, कुछ डिडक्शंस हो गए जो आपकी तरफ से कटने होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन कट करके फिर आपको जो पैसा देती है उसको कहते हैं टेक होम पे, यानी नेट सैलरी कहते हैं। तो ग्रॉस पे इंडिविजुअल्स टोटल अर्निंग थ्रू आउट ए गिवन पीरियड बिफोर एनी डिडक्शन। तो बिना किसी डिडक्शन के जो टीडीएस कटता है, टैक्स डिडक्शन कटता है एट सोर्स, वो टैक्स वगैरह अगर ना काटें तो उसको मिला के जो भी आपका पैसे बनते हैं उसको ग्रॉस पे कहते हैं। और जब टैक्स वगैरह डिडक्शन वगैरह हटा देते हैं या फिर जो भी एब्सेंटीज था उसको कट पिट कर देते हैं, तो आपका जो हाथ में आता है, अकाउंट में आता है, उसको कहते हैं नेट सैलरी या फिर टेक होम पे कहते हैं। वहीं पे इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे टीए हो गया, बोनस हो गया, इंसेंटिव्स हो गया, वो वेरी करता है। तो पे स्ट्रक्चर में ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ पेमेंट, यानी कि जो पेमेंट है वो कैसे मिलता है। तो देखिए जो पेमेंट होता है वो दो टाइप पे होता है, दो तरीके से आपको पेमेंट मिल जाता है। एक होता है टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम यहाँ के टाइम पे फिक्स होता है, आपको 9 से 4 आना है, ऑफिस में बैठना है, काम करना है और आपको हर महीने सैलरी मिल जाएगी। तो दैट इज टाइम रेट सिस्टम। वेजेस आर पेड इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेंट, इट डिक्रीज द मोरल ऑफ एफिशिएंट वंस। तो नॉर्मली इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको वेजेस जो है आपके टाइम स्पेंट, आपने कितना टाइम दिया है, आप डेली काम करने आए, डेली ऑफिस आए हो, उसके बेसिस पे आपको जो है वेजेस मिलता है। तो किसी महीने में आपने 2 छुट्टी ली तो
2 छुट्टी के पैसे कट जाएंगे, बाकी दिन आए थे उसके पैसे मिलेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो है पैसा जो है पेमेंट दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो एफिशिएंट वन होते हैं, जो बहुत सारा काम कर रहे हैं, 9 से 4 आते हैं, वो भी आते हैं लेकिन वो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। वहीं पे 9 से 4 कोई दूसरा भी आ रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन 9 से 4 आ रहा है, सैलरी उसको भी मिल रही है, हमको भी मिल रही है, लेकिन हम ज़्यादा काम करें तो इससे क्या होता है, हमारा मोरल डाउन होता है। यानी कि जो अच्छा काम कर रहा है उसी टाइम पे वो उसका मोरल डाउन हो जाता है कि वो भी उतना ही आ रहा है, मैं भी उतना ही आ रहा हूँ, लेकिन सैलरी सेम मिल रही है। टाइम स्पेंट जो इसमें होता है, क्या होता है कि टाइम स्पेंट इनटू वेज रेट पर आवर पर डे या फिर पर वीक या फिर जो भी रेट होता है वेज का, और टाइम कितना स्पेंड किया उसके हिसाब से आपको सैलरी यहाँ पे दे दी जाती है। वहीं पे दूसरा सिस्टम है पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम यानी कि कितना आपने आउटपुट लाया, क्या काम किया है, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। आपने कितना टाइम दिया उससे मतलब नहीं होता। यहाँ पे पीस रेट, वेजेज आर पेड टू ए वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय हिम विदाउट कंसीडरिंग द टाइम टेकन इन परफॉर्मिंग द वर्क। यानी कि यहाँ पे वेजेज जो दिया जाता है वो उसके आउटपुट पे डिपेंड करता है। आपने एक महीने में 10 लाख यूनिट सेल किया तो 10 लाख के अकॉर्डिंग आपको जो है सैलरी मिलेगी। आपने एक महीने में 4 लाख यूनिट सेल किया तो 4 लाख के हिसाब से सैलरी मिलेगी। यहाँ पे आपने कितना टाइम दिया उससे मैटर हमें नहीं करता है। तो टाइम रेट सिस्टम में आप 9 से 4 आए हो, 300 दिन आए हो तो आपको सैलरी पूरी मिलेगी। लेकिन प्राइस रेट सिस्टम में, पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, आपने कितना दिन काम किया उससे मतलब नहीं, आपने कितना सेल किया है, कितना आउटपुट दिया, कितना आपने ऑर्गेनाइजेशन को फायदा कराया, उस पर डिपेंड करता है। तो पीस रेट सिस्टम में क्या हो गया, आउटपुट इनटू पीस रेट, यानी कि एक आउटपुट को बेचने का क्या रेट होगा और आउटपुट कितना टोटल आपने बेचा उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो है पेमेंट अमाउंट आ जाएगा। तो टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम होता है मेथड ऑफ पेमेंट। एडवांटेज क्या है टाइम रेट सिस्टम की बात करें तो सिंपल टू अंडरस्टैंड। भाई टाइम रेट सिस्टम में सिंपल है कि इतने से इतने तक आए थे, 300 दिन आए हो, आपकी पूरी सैलरी मिल जाएगी। तो सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू ऑपरेट है। रेगुलर एंड स्टेबल इनकम देता है वर्कर को। ग्रेटर केयर एंड अटेंशन टू क्वालिटी एंड वर्कमैनशिप, जो क्वालिटी वर्कमैनशिप है उस पर ज़्यादा केयर रहता है। बेनिफिशियल टू एवरेज एंड बिलो एवरेज वर्कर। तो ये टाइम रेट सिस्टम जो एवरेज है, बिलो एवरेज वर्कर है, उनके लिए फायदेमंद होता है। लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि स्मार्ट होते हैं, उनके लिए फिर ये जो है टाइम रेट सिस्टम कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान हो जाता है। इंश्योर क्वालिटी एश्योरेंस टू वर्कर, क्वालिटी एश्योरेंस भी इंश्योर करता है। वहीं पे डिसएडवांटेज की बात करें तो नो इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट वर्कर। जो एफिशिएंट वर्कर होते हैं, जो उतने टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं एज पर कंपेयर टू एवरेज या बिलो एवरेज वर्कर, उनको जो है फायदा नहीं होता है। डज नॉट इंकरेज इनिशिएटिव, इनिशिएटिव को इंकरेज नहीं करेगा। क्यों भाई, 9 से 4 आना है, बैठेंगे काम करेंगे, सैलरी तो मिलनी है, तो ये चीज़ आ जाती है। तो इससे इनिशिएटिव नहीं लेता है कोई। लेकिन अगर पीस रेट सिस्टम है, यानी कि आपके आउटपुट पर डिपेंड करता है आपकी सैलरी, वहाँ पे जो है वो इनिशिएट लेगा। प्रोडक्शन में डिक्रीज, तो टाइम रेट सिस्टम में प्रोडक्शन घट सकता है। क्यों? क्योंकि सैलरी तो मिलनी है, 9 से 4 आ जाओ सैलरी मिल जाएगी। रिक्वायर क्लोज सुपरविजन, यहाँ पे क्लोज सुपरविजन देखना पड़ता है कि 9 से 4 आप यहाँ पे, जैसे कि क्या होता है कि सुपरवाइज करना होगा कि कहीं खाली तो नहीं बैठा है, आ तो गए ऑफिस लेकिन 9 से 4 टाइम काट के चले गए, तो यहाँ पे सुपरविजन देखना होगा कि हाँ काम कर रहा हो। तो यहाँ पे टाइम रेट सिस्टम में सुपरविजन रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन पीस रेट सिस्टम में क्या है, वहाँ पे पता है कि काम करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे सुपरविजन की इतना ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेबर कॉस्ट में राइज ड्यू टू डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, और जब प्रोडक्टिविटी घट जाएगी तो लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये टाइम रेट सिस्टम का एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। वहीं पे हम बात करें पीस रेट सिस्टम की एडवांटेज की, तो वहाँ पे क्या है, इंसेंटिव टू एफिशिएंट वर्कर। वहाँ पे एफिशिएंट वर्कर को इंसेंटिव मिलेगा, जो जितना परफॉर्म करेगा, जो जितना आउटपुट लाएगा, उसको उस हिसाब से पैसा मिलेगा। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा यहाँ पे कि बट ऑब्वियस सी बात है कि सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है यहाँ पे पीस रेट सिस्टम में, कि आपकी प्रोडक्शन पे, आपके जो है क्या कहते हैं कि आपके आउटपुट पे। तो आप जितना आउटपुट लाओगे उतना ज़्यादा सेल होगा, उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। तो ज़्यादा आउटपुट लाओगे यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। लोअर कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट कम होती है। इक्विटेबल होता है, जस्टिफिएबल होता है, यानी कि आप जितना परफॉर्म किए उसके हिसाब से आपको सैलरी मिली है तो इक्विटेबल। डिक्रीज इन सुपरविजन, यहाँ पे सुपरविजन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो परफॉर्म करेगा वो पैसा पाएगा, परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और सिंपल और ईजी भी है पीस रेट सिस्टम। तो ये मेथड ऑफ पेमेंट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फ्रिंज बेनिफिट। तो फ्रिंज बेनिफिट क्या है, ये जो बेसिक सैलरी होती है उसके अलावा जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एम्प्लॉय को, तो उसको हम कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट या एम्प्लॉय बेनिफिट कहते हैं। एनी बेनिफिट यू ऑफर एम्प्लॉय इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज नॉट इंक्लूडिंग सैलरी, तो जो सैलरी होती है बेसिक पे होता है, उसको अलावा जो भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं एम्प्लॉय को, उसी को क्या कहते हैं, फ्रिंज बेनिफिट कहते हैं। आर एडिशन टू कंपनसेशन दैट कंपनीज गिव देयर एम्प्लॉयज, तो कंपनसेशन का एडिशन है, एडिशन टू कंपनसेशन, जो भी कंपनसेशन ऑर्गेनाइजेशन देती है एम्प्लॉय को, उसमें एडिशन होता है एक तरीके से फ्रिंज बेनिफिट। एनी नॉन वेज पेमेंट और बेनिफिट, यानी कि कोई भी नॉन वेज पेमेंट है या फिर बेनिफिट है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिंज बेनिफिट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे लाइक एक कंपनी कार, कंपनी ने अपनी कार दे रखी है, आप कंपनी के कार से आ रहे हो जा रहे हो, तो ये क्या हो गया, फ्रिंज बेनिफिट हो गया। पेंशन प्लान्स आपके लिए जो है कंपनी ने चूज कर रखा है, दैट इज फ्रिंज बेनिफिट हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग प्रोग्राम आपके लिए लगा रखा है कि आपको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, तो दैट इज फ्रिंज बेनिफिट हो गया। वैकेशन पे, आप कहीं वैकेशन पे जा रहे हो, आपको जो है पूरा खर्चा कंपनी उठा रही है, तो फ्रिंज बेनिफिट। कंपनी पेड लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ या अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, वो भी क्या हो गया, फ्रिंज बेनिफिट हो गया। ग्रांटेड टू एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर,
एम्प्लॉयज़, तो अलग अलग टाइप के फ्रिंज बेनिफिट्स जो है एम्प्लॉय को मिलते हैं। तो ये नॉन वेज पेमेंट है या फिर बेनिफिट्स है जो कि एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं उनके सर्विस के लिए, तो दैट इज़ फ्रिंज बेनिफिट। ये सैलरी से अलग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका टॉपिक है टाइप ऑफ फ्रिंज बेनिफिट। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर पाना मुश्किल है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो ये सारे क्या है फ्रिंज बेनिफिट। तो अलग अलग टाइप के फ्रिंज बेनिफिट्स है, पेड हॉलीडे हो गया, शिफ्ट प्रीमियम हो गया, हॉलीडे पे हो गया, पेड वैकेशन हो गया, हाउसिंग के लिए आपको दे रहे हो, प्रोविडेंट फंड दे रहे हो, पेंशन प्लान, ग्रेचुटी, मेडिकल बेनिफिट्स दे रहे हो, एजुकेशन फैसिलिटी दे रहे हो। तो ये सारे अलग अलग टाइप के फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लें, दैट इज अलाउंस। तो फ्रिंज बेनिफिट हो गया, बेसिक सैलरी हो गया, अब आता है अलाउंस। अलाउंस अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज अलाउड, यानी कि ऐसा कोई खर्चा जो आप एम्प्लॉय करता है और उसका पैसा जो है उसको कंपनी की तरफ से मिल जाता है, स्पेशली विद इन ए सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन और फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पज, यानी किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए जब गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसा देती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अलाउंस कहते हैं। और वो रूल और रेगुलेशन की, कंपनी के रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे कि डीएनएस अलाउंस, डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। अब हर महीने हर साल जो है महंगाई बढ़ रही है तो उसके हिसाब से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डीएनएस अलाउंस यानी डीए भी आपको देती है। अलाउंस यानी कि क्या होता है, अलाउंस मतलब भत्ता होता है। तो डीएनएस दिस अलाउंस इज गिवन टू प्रोटेक्ट रियल इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय अगेंस्ट प्राइस राइज। तो प्राइस बढ़ रही है तो आपकी सैलरी तो उतनी रहेगी, तो इसकी वजह क्या होता है, हम उसमें डीए और आपको हर साल जो है डीए बढ़ा बढ़ा के देते रहते हैं। इससे क्या होता है कि आप महंगाई को इक्वेट कर पाते हैं। डीएनएस अलाउंस इज पेड एज ए परसेंटेज ऑफ बेसिक पे। तो परसेंट जो बेसिक पे होता है उसका कुछ परसेंटेज ही आपको जो है डीएनएस अलाउंस के रूप में मिल जाता है। तो ये महंगाई भत्ते के बेसिस पे डिपेंड करता है। हाउस रेंट अलाउंस, अब कंपनीज हु डू नॉट प्रोवाइड लिविंग एकोमोडेशन टू देयर एम्प्लॉयज पे हाउस रेंट अलाउंस एचआरए टू एम्प्लॉय। अब सपोज करिए कि आप जो है यूपी में रहने वाले हो, आप महाराष्ट्र में जॉब करने जा रहे हो, तब महाराष्ट्र में जिस भी कंपनी में गए अगर वो आपको रूम फैसिलिटी नहीं दे रही है, एकोमोडेशन फैसिलिटी नहीं दे रही है, तो उसके बदले आपको क्या देती है, एचआरए देती है, यानी हाउस रेंट अलाउंस देती है। आपके सैलरी में वो भी जो है आपके पेमेंट में वो भी ऐड होकर आता है। तो एक कुछ स्पेसिफिक फिक्स अमाउंट होता है जो कि हर महीने आपको मिलता है एज ए हाउस रेंट, और आपको टैक्स में भी उसमें छूट मिलती है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, अब यहाँ पे क्या है कि आप सपोज करिए लखनऊ में आप जाते हैं तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी कम होती है, लेकिन आप वहीं पे मुंबई में जा रहे हो, महाराष्ट्र में जा रहे हो, बैंगलोर जा रहे हो, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। तो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, दिस अलाउंस इज पेड बेसिकली टू एम्प्लॉयज इन मेट्रोज एंड अदर बिग सिटीज वेयर कॉस्ट ऑफ लिविंग इज कंपैरेटिवली मोर। तो जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होती है तो वहाँ पे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस भी मिलता है, जिसको हम सीसीए भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ होता है, जैसे कि 30% ऑफ बेसिक पे, आपकी जो बेसिक पे होगी उसका 30% आपको सीसीए के रूप में मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप महाराष्ट्र में, मुंबई में काम कर रहे हो, वहाँ पे महंगाई ज़्यादा है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, तो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस भी होता है। तो ये बेसिक सैलरी जो होती है उसके अलावा होती है। फ्रिंज बेनिफिट, बेसिक सैलरी अलग है, अलाउंस अलग है। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस होता है, यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन के काम से कहीं पे जा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, दूसरे स्टेट जा रहे हो, दूसरी कंट्री जा रहे हो, तो वहाँ पे जो भी ट्रैवलिंग का खर्चा आएगा या फिर कन्वेंस का खर्चा आएगा वो सारा का सारा पैसा आपको जो है एज ए अलाउंस आपको मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन के साइड से। हाँ, आपको यहाँ पे बिल वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो सम कंपनीज पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए दैट एकोमोडेट्स ट्रैवल फ्रॉम एम्प्लॉय हाउस टू ऑफिस, ए फिक्स्ड अमाउंट इज पेड एवरी मंथ टू कवर ए पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो एक फिक्स्ड अमाउंट जो है हर मंथ मिलता है। तो ये अलाउंस हो गया है। उसी तरीके से ओवर टाइम अलाउंस भी होता है। ओवर टाइम यानी कि आप ओवर एक टाइम कर रहे हो, एक्स्ट्रा कर रहे हो, संडे को भी आके काम कर दे रहे हो, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हो, तो उसके बदले भी आपको क्या मिलता है, ओवर टाइम अलाउंस मिलता है, तो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल जाता है। अब हम बात कर लें कि वेज एंड पे कमीशन क्या होता है। तो कि वेज एंड पे कमीशन एक तरीके का कमीशन है जो कि गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया जाता है रिवाइज करने के लिए। किस चीज़ को रिवाइज करने की? पे कमीशन को। तो वेज पे कमीशन इज सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो पे कमीशन होता है वो गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा अभी न्यूज़ में 7th पे कमीशन चल रहा है, तो पे कमीशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेटअप किया जाता है। गिव इट्स रिकमेंडेशन रिगार्डिंग चेंजेस इन सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ इट्स एम्प्लॉय। तो ये पे कमीशन किस लिए होता है? ताकि वो रिकमेंडेशन दे कि क्या चेंजेस होने चाहिए किसी भी एम्प्लॉय के सैलरी में, सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो एम्प्लॉय में उसके क्या चेंज होना चाहिए। तो ये 1947 में ही ये कमीशन जो है सेटअप हुआ था और तब से आज तक 7 बार ये कमीशन सेटअप हुआ है। 7th पे कमीशन जो अभी लेटेस्ट चल रहा है। तो 7th पे कमीशन हैज बीन सेटअप ऑन ए रेगुलर बेसिस टू रिव्यू एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन द वर्क एंड पे स्ट्रक्चर। तो क्या वर्क, क्या पे स्ट्रक्चर होगा, उस पर रिकमेंडेशन के लिए 7th पे कमीशन जो है वो सेटअप हुआ था। तो ऑफ ऑल सिविल एंड मिलिट्री डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जितने भी सिविल है या फिर मिलिट्री डिवीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, उसके लिए जो पे कमीशन जो है सेटअप किया जाता है। हेडक्वार्टर जो है उसका कहाँ है? दिल्ली में है। तो ये द कमीशन इज गिवन 18 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक इट्स रिकमेंडेशन। तो जो भी कमीशन बनती है, 7th कमीशन, जैसे 7th पे कमीशन बनी तो उसको 18 महीने का टाइम दिया जाता है कि वो 18 महीने के अंदर अपना रिकमेंडेशन दे कि क्या सैलरी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, क्या वर्क होना चाहिए। तो ये वेज एंड पे कमीशन होते
होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेटअप किए जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मिनिमम वेज एक्ट 1948। तो देखिए नाम ही है क्या है, मिनिमम वेज एक्ट, यानी कि मिनिमम कितना वेज आपको मिलना चाहिए। तो ये एक्ट आया था 1948 में, लॉ है एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कंसर्निंग इंडियन लेबर लॉ। तो इंडियन लेबर लॉ को कंसर्न करता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, मिनिमम वेज एक्ट 1948 सेट द मिनिमम वेजेस दैट मस्ट बी पेड टू स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक मिनिमम अमाउंट जो है वो फिक्स किया जाता है, वेज फिक्स किया जाता है कि कम से कम इतना तो स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर को मिलना ही चाहिए। तो उसी को क्या कहते हैं, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। तो इसका मेन मोटिव क्या हो गया, वो मिनिमम वेज जो है सेट करता है। एम्पावर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू फिक्स मिनिमम वेजेज टाइम टू टाइम। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम मिनिमम वेजेस को रिवाइज कर सकता है, सेट कर सकता है। द एक्ट प्रोवाइड फिक्सिंग वेज रेट। तो एक्ट में क्या होता है, हम वेज रेट को फिक्स कर सकते हैं टाइम, पीस, गारंटेड टाइम, ओवर टाइम के बेसिस पे फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट दैट हैज एटलीस्ट 1000 वर्कर्स। तो कोई भी एम्प्लॉयमेंट, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंडस्ट्री जहाँ पे 1000 से वर्कर से ज़्यादा वर्कर हैं, तो उसके लिए जो है यहाँ पे मिनिमम वेज रेट जो है वो मिनिमम वेज रेट वो फिक्स किया जा सकता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मिनिमम वेज एक्ट 1948 का, टू प्रोवाइड मिनिमम वेजेस टू दी वर्कर वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, टू स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर, टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स और फिक्सिंग मिनिमम वेज एंड टू रिवाइज इट इन टाइमली मैनर, टू अप्लाई दिस लॉ ऑन मोस्ट ऑफ द सेक्शन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ऑब्जेक्टिव आप समझिए तो ओवरऑल क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है और जो मिनिमम कम से कम मिनिमम वेज एक सेट करना है, फिक्स करना है कि उतना जो है स्किल्ड या अनस्किल्ड एम्प्लॉय को मिलना चाहिए पर मंथ या पर टाइम के बेसिस पे, टाइम, पीस या गारंटेड टाइम या ओवर टाइम के बेसिस पे, और 1000 वर्कर उससे ज़्यादा जहाँ है वहाँ पे ये मिनिमम वेज एक्ट के अकॉर्डिंग वेज रेट जो है फिक्स होना चाहिए। सेंट्रल या जो है स्टेट गवर्नमेंट इसको फिक्स कर सकती है। दूसरा एक्ट है वेज। अब दूसरा टॉपिक है वेज। तो वेज क्या है, देखिए वेज, सैलरी और वेज में डिफरेंस इतना है। सैलरी क्या है वो पीरियडली आपको हर महीने जो है मिलती जाती है, लेकिन वेज क्या है, यहाँ पे आपको जो है वीकली बेसिस, डेली बेसिस पे जो है आपको यहाँ पे दिया जाता है। ए फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट अर्नड फॉर ए वर्क और सर्विस टिपिकली पेड ऑन डेली और वीकली बेसिस। तो जब भी आपको जो है आपके डेली बेसिस पे मिलता है या फिर वीकली बेसिस पे आपको पेमेंट मिलता है, फिक्स्ड पेमेंट, तो उसको कहते हैं वेज। वहीं पे मंथली बेसिस पे मिल रहा है तो वो पीरियडली मिल रहा है तो वो क्या होता है, वो सैलरी कहलाता है। तो ठीक है, तो जैसे वेज में 3 टाइप के होते हैं, मिनिमम वेज, फेयर वेज और लिविंग वेज। तो मिनिमम वेज यानी कि जो आपने मिनिमम वेज एक्ट में देखा कि कम से कम आपको उतना मिलेगा ही मिलेगा, तो मिनिमम वेज। वहीं पे फेयर वेज क्या होता है, मोर देन मिनिमम वेज होता है सीइंग प्रेजेंट मार्केट रेट। फेयर वेज यानी कि मिनिमम वेज सपोज कि गवर्नमेंट ने बना दिया कि 10,000 रुपये पर मंथ आपको मिलना चाहिए अनस्किल्ड एम्प्लॉइज़ को। तो अब जो है अगले साल जो है इन्फ्लेशन बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, मार्केट में जो है चीज़ों की प्राइस बढ़ गए, तो अब फेयर वेज का मतलब क्या हो गया कि जो मिनिमम वेज था 10,000 तो था, लेकिन आप जो है मार्केट को देखते हुए आपने जो है मिनिमम वेज से ज़्यादा सैलरी दे दी, 10 की जगह 15 दे दिया, तो दैट इज फेयर वेज। और वहीं पे तीसरा होता है लिविंग वेज। लिविंग वेज क्या होता है कि मोर देन फेयर वेज होता है, यानी कि आप जो है फेयर वेज तो दे रहे हो, साथ ही साथ उसके अलावा एक्स्ट्रा वेज दे रहे हो, क्यों, ताकि वो एम्प्लॉय जो है लग्जीरियस लाइफ जी सके, यानी कि जो नेसेसरी आइटम है उसको तो खरीद ही पा रहा है, लेकिन उसके अलावा वो लग्जीरियस आइटम भी परचेज कर रहा है, जैसे कार, बंगला, घर, ये सब भी चीज़ें खरीद ले, तो उसको कहते हैं लिविंग वेज। तो मिनिमम वेज, फेयर वेज, लिविंग वेज, इस तरीके से वेज होता है। तो वेज क्या हो गया, वो टिपिकली डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे होता है, मिनिमम, फेयर और लिविंग वेज में उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। तो यहाँ पे नाम में ही क्लियर है कि इक्वल रेम्युनरेशन। यहाँ पे क्या होता है कि पहले क्या होता था कि जो मेल कैंडिडेट है या फिर फीमेल कैंडिडेट है उनमें बाइफरकेशन किया जाता था, मेल को ज़्यादा सैलरी दे दी जा रही है और फीमेल को कम सैलरी दे दी जा रही है। तो ये चीज़ों को रिमूव करने के लिए इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट लाया 1976 में। तो यहाँ पे क्या था, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ इक्वल रेम्युनरेशन टू मैन एंड वुमेन वर्कर। रेम्युनरेशन का मतलब पेमेंट, कंपनसेशन या सैलरी। तो इक्वल रेम्युनरेशन होना चाहिए, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन वर्कर हो। एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर अगेंस्ट वुमेन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विथ। तो ये एक्ट जो आया था इसीलिए आया था ताकि डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट किया जा सके कि आप मैन हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट दे दी जाएगी, आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, आप वुमेन हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी या फिर आपकी सैलरी कम होगी। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए ही ये एक्ट आया गया था। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस एक्ट के, तो द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 एम्स टू पे इक्वल रेम्युनरेशन टू मैन एंड वुमेन वर्कर, टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स अगेंस्ट वुमेन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जेंडर के बेसिस पे जो है आप डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए, इसको प्रिवेंट करना। टू प्रोवाइड इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी टू वुमेन, वुमेन को इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। टू सेटअप एडवाइजरी कमिटी टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, और इस एक्ट के अंदर एक एडवाइजरी कमेटी भी सेटअप करने का जो है प्रावधान लागू किया गया, जिसमें कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने पे फोकस किया गया। तो ये ऑब्जेक्टिव थे इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के, तो मिनिमम वेज एक्ट और इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट।
फैक्टर्स अफेक्टिंग एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन, यानी कि एम्प्लॉय को जो भी कॉम्पेंसेशन, बेनिफिट, सैलरी, वेजेस या फिर अलाउंसेस मिल रहे हैं वो वेरी करते हैं और वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आर्मी में हम बात करें तो ऐसे आर्मी एम्प्लॉइज, ऐसे आर्मी पर्सनल जो कि लेह लद्दाख में यानी कि हायर एल्टीट्यूड पे बर्फीले इलाकों में जिनकी ड्यूटी लगी होती है, उनको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दी जाती हैं एज पर कंपेयर टू आर्मी पर्सनल जिनकी ड्यूटी जो है प्लेन एरियाज में होती है। क्लियर। इसी तरीके से आपने डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखा होगा, क्लियर, कि वहां पर क्या होता है कि ऐसे कैंडिडेट जिनका रूरल एरियाज में पोस्टिंग है और जिनका अर्बन एरिया में पोस्टिंग है उनकी सैलरीज डिफरेंट होती है। हालांकि पोस्ट सेम होगा लेकिन सैलरी कहीं ना कहीं जो बेनिफिट है, अलाउंसेज है, वो डिफर करता है। क्लियर। तो बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जिन पोस्ट को पाने के बाद सैलरी ज्यादा हो जाती है, वहीं पर बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जिनकी सैलरी जो है या फिर जो उनके लिए वेजेस मिलते हैं वो कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि किसी भी पोस्ट में कितना रिस्क है, यानी किसी भी जॉब में कितना रिस्क है, कितना हार्ड है, कितनी उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। कम क्वालिफिकेशन चाहिए, कम जो है वहां पर सैलरी वेजेस मिलेगा। ज्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए, ज्यादा सैलरी जो है मिलेगा। कोई ऐसी जॉब है जिसको जिसको करने के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए तो वहां पर ज्यादा एक्सपीरियंस वाले को सैलरी ज्यादा मिलेगी, कम एक्सपीरियंस वाले को कम मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम सारे जो है फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो एम्प्लॉयर्स डिसाइड ऑन व्हाट इज द राइट कॉम्पेंसेशन आफ्टर कंसिडरिंग मेनी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉय, जॉब, गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्प्लॉय, जॉब, गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, इन चार चीजों के बेसिस पे, इन चार चीजों से रिलेटेड जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनके बेसिस पे जो एम्प्लॉयर होता है वो फाइनल और राइट कॉम्पेंसेशन जो है वो डिसाइड करता है कि किसी एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट मिलना चाहिए, क्या सैलरी, क्या वेजेस, क्या अलाउंसेस मिलने चाहिए। क्लियर। तो ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं इनको आप दो कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स और दूसरा इंटरनल फैक्टर के। ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसपे एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन डिपेंड करता है वो दो कैटेगरी में उसको ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर। सबसे पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है दैट इज कॉम्प्लायंस विद द लॉ। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बना के रखे हैं, जैसे कि उनमें से एक इंपॉर्टेंट एक्ट है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इस एक्ट के तहत ये चीज कंपलसरी है सभी ऑर्गेनाइजेशन को कि कम से कम जो मिनिमम वेजेस एक्ट में जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कम से कम इतनी सैलरी तो देनी ही देनी है, इतना वेजेस तो देना ही देना है, वो ऑर्गेनाइजेशन को देना ही पड़ेगा। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 10,000 से नीचे किसी को पेमेंट नहीं मिलेगा मंथली, पर मंथ 10,000 से नीचे किसी को पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी एम्प्लॉय को 10,000 से नीचे सैलरी नहीं दे सकता है। क्लियर। तो एक तो यही फैक्टर हो गया एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन का कि भले कुछ ना आता हो लेकिन अगर आप उसको एज ए एम्प्लॉय हायर करें तो उसको कम से कम 10,000 तो देना ही पड़ेगा। क्लियर। तो जैसे कि मार्च 2025 में क्लियर टैक्स वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जो मिनिमम वेजेस रेट है कर्नाटका में अनस्किल्ड लेबर के लिए 494.11 से 554.80 पर डे है। वहीं पर सेमी स्किल्ड की बात करें तो 532.61 से 599.36 पैसा पर डे सेमी स्किल्ड एम्प्लॉय की जो है वहां पर वेजेस है, सैलरी है। ठीक है। तो यानी कि मिनिमम वेजेस एक्ट, यानी कि जो डिफरेंट एक्ट है, लॉज हैं, उसकी वजह से भी जो है कॉम्पेंसेशन वो डिफर करेगा, वेरी करेगा अलग अलग एम्प्लॉय के लिए। क्लियर। इसी तरीके से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द लेबर। बट ऑब्वियस बात है कि इस टाइप के लेबर जिनकी डिमांड मार्केट में कम है लेकिन उनकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग उसके लिए अवेलेबल है उस जॉब के लिए, तो वहां पर उनको सैलरी कम मिलेगी। बहुत सारे आपने ऐसे पोस्ट देखे होंगे, जॉब देखे होंगे अपने आसपास जिनमें सैलरी कम दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो सप्लाई है बहुत ज्यादा है। जैसे कि बीटेक का एग्जांपल दिया जाता है कि भाई बहुत सारे लोग बीटेक करके मार्केट में घूम रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंजीनियर्स जो है, इंजीनियर्स की डिमांड मार्केट में कम हो गई लेकिन इंजीनियर्स की सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बीटेक करने के बाद जो है एक मतलब कि एवरेज सैलरी जो है वो पा रहे होते हैं, जो सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं वो सैलरी उनको नहीं मिल पाती है। लेकिन वहीं पर ऐसे स्ट्रीम से लोग अगर आएंगे जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो ऐसे में उनकी जो है उनको ज्यादा कॉम्पेंसेशन वहां पर दिया जाएगा, ज्यादा उनको जो है सैलरी या फिर वेजेस, सैलरी उनको वहां पर ज्यादा देगी, ज्यादा बेनिफिट्स दिए जाएंगे। आपने ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा जो की मैनेजमेंट मैनेजर पोस्ट होते हैं उसके लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा जो सैलरी देती है साथ ही साथ जो अदर बेनिफिट्स होते हैं, यहाँ तक कि घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ दे देते हैं उनको, जिससे कि जो की मैनेजर पोस्ट है वो उनका फुलफिल रहे और जो अच्छे परफॉर्मेंस वाले एम्प्लॉय हैं वो उनके साथ लगातार ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहे, उनको रिटेन करके रखने के लिए। तो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। सप्लाई ज्यादा है, मार्केट में डिमांड कम है लेबर की, तो बट ऑब्वियस है कि कॉम्पेंसेशन
कॉम्पेंसेशन कम रहेगा, सैलरी जो वेजेस है वो कम मिलेगा। मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उस जॉब के लिए, उस पोस्ट के लिए, उस टाइप के एम्प्लॉय के लिए क्या होगा कि वहां पर जो है कॉम्पेंसेशन ज्यादा होगा और जो अलाउंसेज है वो भी उसको ज्यादा मिलेंगे। हाई डिमांड ऑफ लेबर एंड लेस सप्लाई विल टेंड टू इंक्रीज द कॉम्पेंसेशन टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द एम्प्लॉय। मार्केट में डिमांड ज्यादा है किसी भी लेबर की, किसी भी कैटेगरी की लेबर की, और वहीं पर सप्लाई मार्केट में कम है उस टाइप की लेबर की, तो उस केस में उस लेबर को कॉम्पेंसेशन ज्यादा मिलेगा और उसको रोक के रखने के लिए जो है डिफरेंट टाइप के अलाउंसेस और बेनिफिट्स भी ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉय को देगी। वहीं पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग। भाई बट ऑब्वियस है कि जो भी एम्प्लॉय है वो जॉब कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो एटलीस्ट उसको इतना तो मिलना चाहिए ना कि जो डेली खर्चे हैं वो उसको लाइफ को जीने के लिए जो डेली के खर्चे हैं उसको परचेज करने के लिए उसके पास पैसा हो। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग किसी भी एरिया में अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो कॉम्पेंसेशन भी बढ़ेगा, प्राइसेस डिक्रीज हो रहे तो कॉम्पेंसेशन उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिक्रीज भी हो जाता है। तो विल इंक्रीज और डिक्रीज पे और बेनिफिट्स टू ऑफसेट राइजिंग डिक्रीजिंग प्राइसेस टू मेंटेन परचेजिंग पावर। तो परचेजिंग पावर को मेंटेन करने के लिए जो पे है, जो बेनिफिट्स है वो घट बढ़ सकता है, जिससे कि जो एम्प्लॉय है वो जो भी प्राइस में राइज या फिर डिक्रीज हो रहा है उसको वो कॉप अप कर सके, मीट अप कर सके। वहीं पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज प्रिवेलिंग वेज रेटेड, यानी कि जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं, जो अदर मार्केट में प्लेयर्स हैं, वो क्या दे रहे हैं, वो सेम टाइप के जॉब को परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉय को क्या वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको वो भी जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब जैसे कि सभी लोग, मैक्सिमम लोग जो है वेजेस इन्होंने 1,000 रुपए पर मंथ बढ़ा दिया है, जो वेजेस है 1,000 पर वीक बढ़ा दिया है उन्होंने, क्लियर। तो ऐसे में फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रिवेलिंग वेज रेट, मार्केट में क्या रेट चल रहा है उसके हिसाब से भी जो है आपको सैलरी कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। वहीं पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फैक्टर लेबर यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक्सटर्नल लेबर यूनियन, बहुत सारे ऐसे यूनियंस होते हैं, यानी कि जो लेबर का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ग्रुप होता है, वो लोग जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जाकर जो है बातचीत करते हैं, बार्गेन करते हैं कि उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी को इंक्रीज किया जाए। वहीं पर कलेक्टिव बार्गेनिंग, बहुत बार आपने देखा होगा कि कहते हैं ना कि निगोशिएट जरूर करिएगा, यानी कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर सैलरी को निगोशिएट करिए, यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि आपको 30,000 देंगे तो नहीं, तो आप बोले कि नहीं मैं 35-40,000 एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो इस तरीके से जो है आपको वहां पर बार्गेन करके भी जो है कॉम्पेंसेशन को आप जो है निगोशिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया था गवर्नमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट के कई सारे रूल्स होते हैं कि एम्प्लॉय को पीएफ देना है, एम्प्लॉय को डीए देना है, एम्प्लॉय को इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करना है, तो अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उसको भी जो है फॉलो करना होता है और इसकी वजह से भी जो कॉम्पेंसेशन अमाउंट है वो वेरी करता है, वो डिफरेंट जो है रहता है अलग अलग एम्प्लॉयज के लिए, अलग अलग जॉब के लिए, क्लियर। अब बात कर लें कि इंटरनल फैक्टर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर दैट इज कैपेसिटी टू पे। ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कितना है, ऑर्गेनाइजेशन क्या उस पोजीशन पे है, उस फाइनेंशियल पोजीशन पे है कि वो एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी दे सके, क्लियर, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भाई ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा है, उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, क्लियर, तो उस केस में जो है वो एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी दे ही नहीं सकता है, उस केस में एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी वो नहीं दे पाएगा। तो इस पे भी, ये भी एक इंटरनल फैक्टर है जिसपे कि एम्प्लॉय को कॉम्पेंसेशन डिपेंड करता है। इसी तरीके से टॉप मैनेजमेंट फिलॉसफी, जो मैनेजर्स हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, उनका क्या सोचना है, उनका क्या सोचना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एम्प्लॉय का कॉम्पेंसेशन ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब किस नेचर का है, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितना रिस्क उठाना पड़ेगा, कौन सी लोकेशन पे वो जॉब परफॉर्म करना है, कितना कठिन है उस जॉब को परफॉर्म करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे जो है एम्प्लॉय का कॉम्पेंसेशन डिपेंड करेगा। बहुत आसान जॉब है, ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ज्यादा जो है उसके लिए कोई आपके अंदर स्किल नहीं होनी चाहिए, तो उसका कॉम्पेंसेशन बट ऑब्वियस होता है कि कम होगा। लेकिन वहीं पर कोई ऐसा जॉब है जिसको परफॉर्म करने के लिए आपके पास एक टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उस केस में उस टाइप के जॉब का कॉम्पेंसेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसे एम्प्लॉय रिलेटेड फैक्टर, जो अगला फैक्टर है दैट इज एम्प्लॉय रिलेटेड फैक्टर, तो ऐसे एम्प्लॉय जिनका क्वालिफिकेशन अच्छा होता है, एक्सपर्टीज होते हैं अपने एरिया में, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होती है, एक्सपीरियंस होते हैं, पोटेंशियल उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे एम्प्लॉय का कॉम्पेंसेशन बढ़ेगा। वहीं पर ऐसे एम्प्लॉय जिनके पास नॉलेज ही नहीं है, जिनके पास स्किल ही नहीं है, जिनके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है, डिग्री नहीं है, ठीक है, डिग्री है लेकिन नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो ऐसे केस में एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे केस में उनका कॉम्पेंसेशन डिक्रीज करेगा, यानी कि उनका कॉम्पेंसेशन कम रहेगा एज पर कंपेयर टू अदर एम्प्लॉय। तो ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर एम्प्लॉय का कॉम्पेंसेशन डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ने क्या बोला है, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, डिमांड सप्लाई क्या है लेबर का, जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉय से रिलेटेड यानी कि आप खुद कैसे हो, क्लियर। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं
जिसपे एम्प्लॉय का कॉम्पेंसेशन डिपेंड करेगा कि एम्प्लॉय को कितनी सैलरी, कितना वेजेस, क्या बेनिफिट जो है, फ्रिंज बेनिफिट्स और जो है डीए, टीए, पीएफ ये सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय इंसेंटिव स्कीम्स, देखिए इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन, समथिंग दैट इनकरेजेस। तो एम्प्लॉय इंसेंटिव स्कीम का मतलब हो गया कि एम्प्लॉय को इनकरेज करने के लिए, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन से स्कीम्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है। तो ये जो एम्प्लॉय इंसेंटिव स्कीम है, ये यूज़ क्यों किया जाता है? इट इज़ डिज़ाइन टू मोटिवेट एंड रिवॉर्ड एम्प्लॉयज़ फॉर अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स और एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन। यानी कि हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में खासकर वहाँ पर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको टारगेट दिया जाता है। अगर वो टारगेट अचीव कर लेते हैं तो उनको मोटिवेट करने के लिए जो है वहाँ पर उनको मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जो है, रिवॉर्ड्स जो है वहाँ पर उनको दिया जाता है। क्लियर? इसी तरीके से किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया जो कि उससे एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो उसको मोटिवेट करने के लिए वो आगे से और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव जो है प्रोडक्टिविटी शो करे, और ज़्यादा बिहेवियर अच्छा शो करे, और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस शो करे, उसके लिए उसको जो है मोटिवेट करने के लिए जो है डिफरेंट टाइप के वहाँ पर मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स उसको दिए जाते हैं। तो इसी को एम्प्लॉय इंसेंटिव स्कीम्स कहते हैं। तो ये वो स्कीम्स होते हैं जिसके जरिए एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है, इनसे इंसेंटिव दिया जाता है, यानी कि उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। तो दिस इंसेंटिव स्कीम इज ऑल्सो नॉन एज द सिस्टम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट। इसको हम क्या कह सकते हैं कि द सिस्टम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट, यानी कि एम्प्लॉय जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको वहाँ पर इंसेंटिव दिया जाएगा, उसको जो वहाँ पर बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सिस्टम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट, आपका रिजल्ट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको किस टाइप की इंसेंटिव वहाँ पर दी जाएगी, किस टाइप का जो है वहाँ पर आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। व्यूड एज अ विन विन सोल्यूशन बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द स्टाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में ये विन विन सोल्यूशन है। भाई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉय को जो है रिवॉर्ड देगी, तो इससे एम्प्लॉय को रिवॉर्ड मिला और ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्मेंस मिली, ऑर्गेनाइजेशन को टर्नओवर मिला, उनको जो है बेनिफिट मिला। क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो विन विन सोल्यूशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। तो ये जो इंसेंटिव स्कीम्स है, जो एम्प्लॉय इंसेंटिव स्कीम्स है, इनको हम ब्रॉडली टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है फाइनेंशियल, जिसको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी कहते हैं, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी कह सकते हैं, और दूसरा है नॉन फाइनेंशियल या फिर नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स या फिर स्कीम। क्लियर? तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल यानी कि मॉनेटरी इंसेंटिव की बात कर लें। तो देखिए मॉनेटरी इंसेंटिव का मतलब क्या हो गया कि जहां पर मनी इन्वॉल्व होता है, यानी कि वहां पर पैसे का इस्तेमाल किया जाता है एम्प्लॉय को इंसेंटिव देने के लिए, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। जैसे कि बोनसेस, बोनसेस में क्या होता है कि ये वन टाइम पेमेंट होता है फॉर अचीविंग स्पेसिफिक गोल और माइलस्टोन। यानी कि सपोज करिए कि किसी एम्प्लॉय को कहा गया था कि अगर वो एक साल में 1 लाख यूनिट किसी प्रोडक्ट का सेल कर देगा या फिर उससे ज़्यादा सेल कर देगा तो उसको बोनस मिलेगा। क्लियर? तो जब वो कोई एम्प्लॉय 1 लाख से ज़्यादा यूनिट सेल कर देगा तो उसको जो है अगले साल उसको वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन उनको बोनस देती है। यानी जो उनका रेगुलर पेमेंट था वो तो मिलेगा ही, लेकिन बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने टारगेट को अचीव किया, सक्सेसफुली जो है स्पेसिफिक गोल को अचीव किया। इसी तरीके से रेजेज है। रेजेज में क्या होता है कि यहाँ पर सीधा सीधा बोल दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एम्प्लॉय को कि जो है टारगेट को अचीव करेगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको जो है उसकी सैलरी इंक्रीज कर दी जाएगी। यानी कि उसको बोनस नहीं देंगे, यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, उसकी सैलरी इंक्रीज कर देंगे। क्लियर? परमानेंट इंक्रीज इन सैलरी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। अभी तक वो 60,000 पाता था, अगर उसने एक साल में 1 लाख यूनिट बेच दिया तो उसके अगले साल जो है 70,000 पर मंथ सैलरी हो जाएगी। तो इस तरीके से वहां पर जो है रेज कर दिया जाता है उसकी जो है सैलरी को। क्लियर? वहीं पर तीसरा मेथड है कमीशन। कमीशन में क्या होता है, जैसे कि आपने रियल एस्टेट में देखा होगा कि जो एजेंट्स होते हैं, सेल्स एजेंट्स होते हैं, अगर वो कोई प्लॉट सेल करवा देते हैं तो फिर उनको जो है वहां पर कमीशन मिलता है। एक प्लॉट सेल कराया तो 1 लाख रुपए कमीशन मिल जाएगा। क्लियर? तो एक तरीके का ये बोनस का ही जो है दूसरा टर्म है, बस जो है अलग सेंस में यूज किया जाता है, अलग ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज किया जाता है। तो पेमेंट बेस्ड ऑन सेल्स और अदर परफॉर्मेंस मेट्रिक, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जितने आप यूनिट सेल कराओगे उतने के बेसिस पे आपको कमीशन वहाँ पर मिलेगा। वो कमीशन 1%, 2%, 3% वो डिसाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में। वहीं पर जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि जो प्रॉफिट आएगा सेल करने पर उसको शेयर किया जाएगा एम्प्लॉय के साथ। तो एम्प्लॉय रिसीव अ पोर्शन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट। तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ पोर्शन एम्प्लॉय को भी मिलेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग भी एक तरीके का मॉनेटरी इंसेंटिव होता है। क्लियर? वहीं पर जो नेक्स्ट है दैट इज ट्यूशन रीइंबर्समेंट। ट्यूशन रीइंबर्समेंट में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, कुछ फर्दर एजुकेशन जो है अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि किसी ने यूजी करके जो है जॉब कर ली है, अब वो पीजी करना चाहता है, तो इस केस में अगर उसके पीजी का जो भी खर्चा आएगा वो ऑर्गेनाइजेशन बेयर करेगी। तो दैट इज ट्यूशन रीइंबर्समेंट। जो भी ट्यूशन फीस होगी वो ऑर्गेनाइजेशन पे कर देगी ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय।
क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय ने अच्छा परफॉर्म किया था। क्लियर? तो ये मॉनेटरी इंसेंटिव्स हो गए। इसी तरीके से नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं, यानी कि जहां पर पैसा नहीं दिया जाता है, पैसे की फॉर्म में उनको नहीं चाहिए, बल्कि कुछ और चीजें जो है उनको मोटिवेट करने के लिए की जाती है, जैसे कि रिकॉग्निशन प्रोग्राम। किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसको मेडल दे दिया, उसको जो है ट्रॉफी दे दी, उसको सर्टिफिकेट दे दिया, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे पब्लिक के सामने, अदर एम्प्लॉयज के सामने, तो दैट इज रिकॉग्निशन प्रोग्राम। तो इससे भी इंसान जो है क्या होता है, मोटिवेट होता है कि हाँ मेरे को लोगों ने ज़्यादा मेरे लिए क्लैपिंग की, मुझे ये ट्रॉफी मिली है, तो वो और आगे चल के अच्छा परफॉर्म करना चाहेगा। जैसे कि स्कूल में क्या होता है, स्कूल में देखिए बच्चों को ट्रॉफी दी जाती है, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, तो वो और मोटिवेट होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है दैट इज एक्स्ट्रा टाइम ऑफ। आज के टाइम पे भागदौड़ की जिंदगी में लोग चाहते हैं कि उनको छुट्टी मिल जाए, तो ये भी एक तरीका है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव का, जहां पर एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा सकता है। उनको क्या दिया जाएगा कि अच्छा परफॉर्म किया है तो आपको जो है फ्लेक्सिबल वर्क आवर, यानी कि आप कभी भी आइए, आप मॉर्निंग में आइए, शाम को आइए, ये ऑप्शन मिल सकता है। या फिर उनको एडिशनल वैकेशन डेज वहां पर दिए जा सकते हैं, या फिर सिर्फ संडे की छुट्टी होती है, सैटरडे को उनको आप जो है ऑफ कर दीजिए। तो एक्स्ट्रा टाइम ऑफ ये भी एक तरीका है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का। देखिए एक्स्ट्रा टाइम ऑफ देने में कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि उस एम्प्लॉय ने ऑलरेडी अपना टारगेट अचीव कर लिया है और अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप उसको एक्स्ट्रा टाइम ऑफ दे सकते हैं। क्लियर? इसी तरीके से जो नेक्स्ट नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव दैट इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो वहां पर जो है ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि एम्प्लॉयज को जो अच्छा परफॉर्म किया उनको कोई फर्दर वर्कशॉप में भेज सकती है, किसी कॉन्फ्रेंस में भेज दिया, किसी मेंटोरशिप प्रोग्राम में भेज दिया, कोई ट्रेनिंग उनको जो है अटेंड करने के लिए भेज दिया। तो इस तरीके से भी जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जो है एम्प्लॉय को दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के साइड से। क्लियर? तो यहां पर जो है ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर दिया, वहां पर एम्प्लॉय को उसमें इन्वॉल्व कर दिया, तो इससे यहां पर पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। यहां पर क्या हुआ कि एम्प्लॉय को कुछ एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, कोई नॉलेज वहां पर उसको प्रोवाइड की जा रही है। इसी तरीके से फन गिफ्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड दिए जाते हैं जो कि थॉटफुल गिफ्ट्स होते हैं, जिससे कि उनकी अचीवमेंट के लिए उनको दिए जाते हैं, जिससे कि उनको जो है अच्छा लगता है। फन गिफ्ट्स। क्लियर? किसी जो है वाटर पार्क में उनको भेज दिया किसी दिन के लिए। क्लियर? तो इस तरीके से फन गिफ्ट्स जो है वहां पर उनको दिए जा सकते हैं एम्प्लॉय को। टीम इवेंट्स एंड सेलिब्रेशन, यानी कि होता नहीं कि टारगेट को, जैसे टीम को टारगेट दिया गया था, टीम ने टारगेट अचीव कर लिया तो उनको जो है कहीं पे पार्टी करने के लिए भेज दिया गया। क्लियर? क्रिएटिंग अ फन एंड सोशल एनवायरनमेंट फॉर एम्प्लॉयज टू बॉन्ड। इस तरीके से क्या होगा कि कहीं पार्टी करने चले गए, मूवी चले गए, किसी जो है रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए, तो इससे उनके बीच में बॉन्डिंग भी इंप्रूव होगी और उनका जो है एक रिक्रिएशन भी वहां पर हो जाता है। इसी तरीके से टूर पैकेजेस भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोवाइड करती हैं अपने एम्प्लॉयज को, कि यानी कि किसी ने अच्छा परफॉर्म किया तो उसको जो है 6 दिन का 7 दिन का जो है टूर पैकेज दे दिया कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में, फिर इंडिया के अंदर ही जो है उनको घूमने का मौका वहां पर मिल जाता है। तो ये भी जो है एक तरीके का नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव होता है। तो जो भी खर्चा आएगा वो जो है ऑर्गेनाइजेशन बियर करती है। तो ये जो है डिफरेंट इंसेंटिव स्कीम्स थे एम्प्लॉय के लिए, जिसके जरिए एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है उनके अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, या फिर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था इसलिए उनको जो है वहां पर ये रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या है, क्या फायदा है एम्प्लॉय इंसेंटिव स्कीम से? सबसे पहला, इट गिव्स सेटिस्फैक्शन ऑफ अर्निंग मोर बाय वर्किंग मोर। यानी कि यहां पर क्या होता है कि एम्प्लॉय को एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ उसने जितना काम किया उसके अकॉर्डिंग उसको जो है रिवॉर्ड वहां पर मिला है। तो इससे क्या होगा कि उनके अंदर एक भावना जागी कि हाँ मुझे और मेहनत करनी है, क्योंकि मैं ज़्यादा काम करूंगा मुझे ज़्यादा रिवॉर्ड वहां पर मिलेगा। बहुत बार होता क्या है कि मैं कितना भी कर लूँ मुझे मिलना 40,000 50,000 सैलरी है, ये एक अंदर भावना आ जाती है। किसी की फिक्स सैलरी है और उसको जो है 50,000 रुपये महीना मिल रहा है, तो वो क्यों काम करना चाहेगा? क्योंकि उसको पता है कि वो करे चाहे ना करे 50,000 उसको मिल रहा है। लेकिन जब यहाँ पर इंसेंटिव स्कीम होता है जहाँ पर पता रहेगा उसको कि अगर उसने ये काम किया या फिर अच्छा परफॉर्म किया या फिर उसने टारगेट को अचीव किया तो उसको और ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, और ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल सकता है, तो वो और ज़्यादा मेहनत करेगा। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेगा, एम्प्लॉय टर्नओवर को रिड्यूस करेगा। यानी कि जब वहाँ पर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं तो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं, तो एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहना चाहेगा ना, जहां पर उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। इंप्रूव एम्प्लॉय मोरल एंड मोटिवेशन, इंसेंटिव स्कीम्स वहां पर होगा तो एम्प्लॉय का मोरल हाई रहेगा और वो मोटिवेट रहेगा अच्छा परफॉर्म करने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। वहीं पर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भाई बट ऑब्वियस है कि एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और जो वर्किंग आवर्स है वो अच्छे से, उस वर्किंग आवर में अच्छे से एम्प्लॉय परफॉर्म करेगा, वहां पर कोई भी पिल्फरेज नहीं होगा, कोई मतलब कि वेस्टेज नहीं होगा टाइम का, और जो भी टाइम होगा ऑर्गेनाइजेशन का उस टाइम में एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये सोच के वो हर समय को, हर टाइम को, हर मिनट को जो है अच्छे से यूटिलाइज करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी जो है वहां पर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। क्लियर? तो इससे क्या होगा, इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और
इसके जरिए एम्प्लॉय इंसेंटिव स्कीम के जरिए जो एचआर का यूटिलाइजेशन है, ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है, वो भी अच्छे तरीके से और एफिशिएंटली जो है ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर सकती है। क्लियर? तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉय इंसेंटिव स्कीम्स के। तो ओवरऑल एक अच्छा स्कीम होता है, एक अच्छा इंसेंटिव स्कीम अगर ऑर्गेनाइजेशन अप्लीकेबल कर रखी है अपने यहाँ पर, तो एम्प्लॉय तो परफॉर्म अच्छा करेंगे, एम्प्लॉय का टर्नओवर भी कम होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा वर्क करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करेगा कंटिन्यूअस। एम्प्लॉय रिलेशन क्या होता है? तो देखिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप को मैनेजर या फिर जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉय रिलेशनशिप कहते हैं। एम्प्लॉयर मतलब कि जो एम्प्लॉय को रिक्रूट करता है, उनको सैलरी देता है, उनको वेजेस देता है उनके काम के बदले, और एम्प्लॉय जो पर्सन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ एम्प्लॉय काम करता है, वर्क करता है कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो वो एम्प्लॉय कहलाता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? एम्प्लॉय रिलेशन कहते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय या फिर रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड देयर टीम मेंबर्स, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है उसी को एम्प्लॉय रिलेशन कहते हैं। ठीक, तो एआरएम क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजमेंट। एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजमेंट सिंपल हो गया कि मैनेजिंग द एम्प्लॉय रिलेशन, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कैसा रिलेशन हो, एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच में कैसा रिलेशन हो, उसको मैनेज करना ही क्या कहलाता है? एआरएम कहलाता है, यानी कि एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजमेंट कहलाता है। एआरएम refers to managing the relation between the various employees in an organization, is a process that companies use to effectively manage all interaction with employees, ultimately to achieve the goal of the organization। तो एक तरीके से क्या हो गया? ईआरएम ईआरएम एक प्रोसेस हो गया जहाँ पे कंपनी जो है इफेक्टिवली मैनेज करती है इंटरेक्शन बिटवीन ऑल एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज आपस में कैसे बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर से कैसे बात करें, मैनेजर से क्या रिलेशन है उनका, उसको मैनेज करना ही क्या कहलाता है? एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजमेंट कहलाता है, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। refers to an organization efforts to create and maintain a positive relationship with its employee। तो यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है एम्प्लॉयज़ के साथ मेंटेन हो सके, इसलिए ऐसा ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट करती है, क्रिएट करती है और मेंटेन करती है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़, मैनेजर एंड टीम मेंबर्स। तो इसी को क्या कहते हैं? एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजमेंट। तो एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजमेंट क्लियर हो गया होगा कि मैनेज जो एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजर का, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का, इनको मैनेज करना ही क्या कहलाता है और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करके रखना ही क्या कहलाता है? एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजमेंट कहलाता है। देखिए, कोई भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो ही जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सकता है, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, नहीं तो फिर क्या होगा कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है वो सही से परफॉर्म नहीं होगा और कंपनी लॉस में जा सकती है। तो यहीं पे आ जाता है क्या कि इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजमेंट की क्यों जरूरी है, क्यों हम मैनेज करते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो, मैनेजर के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो, क्यों जरूरी है? तो बट ऑब्वियस बात है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट। अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो एम्प्लॉय एंगेज रहेगा, काम में इन्वॉल्व रहेगा, अपनी चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म करेगा। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा, और अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा तो अपनी परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? बढ़ेगी, यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या बढ़ेगी? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या होगी? एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। एंगेज रहेगा तो सेटिस्फाई रहेगा, सेटिस्फाई रहेगा तो प्रोडक्टिविटी उसकी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो एम्प्लॉय रिटेन भी रहेगा। रिटेंशन यानी कि आपके यहाँ से छोड़ के नहीं जाएगा। एम्प्लॉय रिटेंशन, अगर रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में, तो कोई भी पर्सन क्यों छोड़ के जाएगा? नहीं छोड़ के जाएगा, तो एम्प्लॉय रिटेन करके रखे रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉय एडवोकेसी, यानी कि अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो एम्प्लॉय एडवोकेट करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ और आपके ऑर्गेनाइजेशन से मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं बाहर क्या कहूँगा? बाहर कहूँगा कि यार वो कंपनी बेकार है, वहाँ मत जाना। तो मैंने नेगेटिव एडवोकेसी की। वहीं पे पॉजिटिव एडवोकेसी क्या होगी? जब हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा, आप हर चीज़ हमारे बीच में जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, तो हम क्या कहेंगे कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, कस्टमर को भी कहेंगे और साथ ही साथ किसको कहेंगे? जो अदर पीपल्स हैं उनको भी कहेंगे कि हाँ आप इस कंपनी को ज्वाइन किया जा सकता है। तो एम्प्लॉय एडवोकेसी भी बनेगा, यानी कि वो एडवोकेट करेगा आपकी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को। एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, उसका जो एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस होगा वो भी क्या होगा? अच्छा होगा। जब भी वो रिटायर होकर जाएगा, जब भी वो छोड़ के जाएगा किसी भी वजह से, तो वहाँ पे क्या होगा? उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो वो हर चीज़ें पॉजिटिव वे में शेयर करेगा। तो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय को एम्पावरमेंट भी मिलती है, यानी कि पावर मिलती है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। एम्प्लॉय रिलेशन अगर अच्छा है, हमारा और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप अच्छा है, मैनेजर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप अच्छा है, तो एम्प्लॉय से उसको डिसीजन मेकिंग में भी पावर जो है इंपॉर्टेंट दी जाती है कि आप डिसीजन मेकिंग में भी जो भी डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन मेकिंग होते हैं उसमें एम्प्लॉय को इन्वॉल्व किया जाता है। तो इससे क्या होता है? एम्पावरमेंट मिलती है, उसको पावर मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंस है कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप अच्छा है तो एम्प्लॉय जो है इंगेज रहेगा, सेटिस्फाई रहेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, रिटेंशन होगा, रोक के रखा जाएगा, एडवोकेसी करेगा एम्प्लॉय, एक्सपीरियंस उसका अच्छा होगा और वो एम्पावरमेंट भी होगा। फीवर वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट,
कुछ ही कॉन्फ्लिक्ट होंगे वर्क प्लेस में, यानी कि जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय साथ में मिलकर काम कर रहे होंगे, मैनेजर एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? जब रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा। अगर रिलेशनशिप नेगेटिव है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो आए दिन कुछ ना कुछ बहस झगड़े जो है, स्ट्राइक आउट, लॉक आउट, ये सब होता रहता है। तो ये सब होता रहेगा। लेकिन अगर रिलेशन अच्छा है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट करके चल रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है। अब बात कर लें कि एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजमेंट टूल, यानी कि एम्प्लॉय के साथ जो रिलेशन है उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, क्या कुछ टूल्स हैं? तो देखिए, नॉर्मली टूल्स वही हैं कि भाई आपके यहाँ पे कोई भी आ रहा है काम करने, तो आप उसको वो सारी सर्विस प्रोवाइड करिए, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करिए, टाइमली प्रोवाइड करिए, अच्छे से प्रोवाइड करिए और प्यार से बात करिए, तो रिलेशनशिप का अच्छा होगा। आपके यहाँ पे घर पे कोई मेहमान आता है, अब आप उससे दुकार की बात कर रहे हैं, अच्छे से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उसको चाय पानी नहीं पूछ रहे हैं, तो क्या रिलेशनशिप अच्छे होंगे? नहीं होंगे। तो सिंपल एम्प्लॉय रिलेशन में भी यही है कि एम्प्लॉयर के यहाँ पे जब एम्प्लॉय काम करने आता है, तो उसको उस तरीके से ट्रीट करिए, सैलरी टाइम पे दीजिए, उसको वर्किंग कंडीशन अच्छा दीजिए, चीज़ों में इन्वॉल्व करिए, बातें करिए, उसको रेस्पेक्ट दीजिए, तो क्या होगा? रिलेशनशिप अच्छा होगा। तो गेट टू नो योर टीम ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, यानी जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको जानिए और इंडिविजुअल लेवल पे जानिए, एक एक करके, यानी कि ग्रुप के लीडर को जान रहे हैं, बाकी ग्रुप मेंबर को नहीं जान रहे हैं, सभी लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे जानिए। ओपन कम्युनिकेशन, यानी कि सभी लोगों को सुनिए, लिसन टू द आर्ग्यूमेंट्स, जो भी कहा जा रहा है, जो भी एम्प्लॉय कह रहा है, हर लोगों को सुनिए, तब उनको लगेगा हाँ मुझे सुना जाता है, मैं अपनी बात को रख सकता हूँ। शो ग्रेटिट्यूड यानी रेस्पेक्ट शो करिए एक तरीके से सभी एम्प्लॉयज़ को। कंसिस्टेंट फीडबैक, सभी एम्प्लॉय से फीडबैक लीजिए कि क्या लगता है आपको, सारी चीज़ें सही चल रही हैं, वर्किंग कंडीशन अच्छी हैं, आपकी परफॉर्मेंस में कुछ आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, या फिर आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई भी जो है परेशानी है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंट फीडबैक लीजिए। इन्वेस्ट इन योर एम्प्लॉयज़, इन्वेस्ट इन एम्प्लॉयज़ मीन्स कि आप एम्प्लॉय पे खर्च करिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए सेमिनार वर्क जो है कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाइए, उनको टूर पे विजिट करवाइए, तो इससे भी क्या होता है? रिलेशन अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है ट्रेनिंग आपने इन्वेस्ट इन एम्प्लॉय ट्रेनिंग, बट ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉय के अंदर कैलिबर को डेवलप करने के लिए, टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। इन तरीके से जो है आप एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कुछ ही टेक्निक्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कि वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव कर देना, सैलरी वेजेस को टाइम पे देना, इंक्रीमेंट के साथ देना, तो इनसे भी क्या है? रिलेशनशिप मेंटेन होता है। तो ये कुछ टूल्स हैं। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो देखिए, एम्प्लॉय रिलेशन में क्या था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, यानी मैनेजर या एम्प्लॉय या ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप को मैनेज करना, ये एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट था। इंडस्ट्री रिलेशन होता है, इंडस्ट्री क्या? इंडस्ट्री में जितने लोग हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है। अब देखिए, किसी इंडस्ट्री में कितने लोग होते हैं? एक तो एम्प्लॉयर होगा, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, एम्प्लॉयज़ होंगे, ट्रेड यूनियंस होते हैं, लेबर यूनियंस होते हैं, गवर्नमेंट होती है, कोर्ट होता है, ट्रिब्यूनल होता है। ये सब मिलके क्या करते हैं? एक इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री क्या हो गया? जब बहुत सारे फर्म एक ही जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक ही जैसा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सबको मिला के हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्री कहते हैं। तो इंडस्ट्री में कोई एक कंपनी नहीं होती, कोई एक एम्प्लॉय नहीं होता, वहाँ पे कई सारी कंपनीज होती हैं सेम नेचर की, कई सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, कई एम्प्लॉयज़ के अपने अपने यूनियंस होते हैं, जिसको आप ट्रेड यूनियन या फिर लेबर यूनियन कहते हैं। वो यूनियंस होते हैं, गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, और कोर्ट और जो है ट्रिब्यूनल भी होते हैं जो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं इन दोनों के बीच में। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन्स कि इन सब के बीच में कैसा रिलेशन है, उसी को इंडस्ट्रियल रिलेशन कहा जाता है। इज द कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, लेबर, ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टेट मीन्स की गवर्नमेंट। तो इनके बीच के कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन को ही क्या शो करता है? इंडस्ट्रियल रिलेशन कहलाता है। मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ एनी इंडस्ट्री इंक्लूड्स, अब कौन कौन से इंक्लूड्स करते हैं आप नीचे देखिए। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि सारे स्टेक होल्डर्स, किसी भी इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है, उसी को इंडस्ट्रियल रिलेशन कहा जाता है। तो कौन कौन होते हैं? एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय यूनियंस, ट्रेड यूनियंस, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। तो ये सब क्या है? ये सब इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में, और इनके बीच में रिलेशन कैसा है? इनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन होता है उसी को इंडस्ट्रियल रिलेशन कहा जाता है। अगर इंडस्ट्री में इन सभी मेंबर्स के बारे में, इन सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में जो रिलेशन है अच्छा होता है, तो वो इंडस्ट्री हमेशा ग्रो करती है। कहते नहीं है कि ये इंडस्ट्री बूम पे चल रही है, इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा चल रहा है, इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। तो वो स्कोप क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, ये भी एम्प्लॉय यूनियन, ट्रेड यूनियन, कोर्ट, ट्रिब्यूनल, ये सारी चीज़ें
अच्छे से रिलेशनशिप इनके बीच में अच्छा है और ये परफॉर्म कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, तो रिलेशनशिप अच्छा होता है तो ग्रो करता है। अगर रिलेशनशिप खराब होगा तो ग्रो नहीं करेगा। वहाँ पे आए दिन डिस्प्यूट हो रहे होंगे, झगड़े होंगे, लॉकडाउन हो रहा, लॉकआउट हो रहा होगा, स्ट्राइक आउट हो रहा होगा, नारेबाजी हो रही होगी, बंद चल रहा होगा, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बैंकिंग में हो गया कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ पे स्ट्राइक चल रहा है, लोग बंद करके जो है स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें होती रहती हैं। जब कब होता है कि जब रिलेशनशिप सही नहीं होता किसके बीच में, अभी गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रिलेशन सही नहीं है, एम्प्लॉय के बीच में, तो एम्प्लॉय स्ट्राइक आउट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इंडस्ट्री रिलेशन कैसा रिलेशन है? अकॉर्डिंग टू डॉगलस मैकग्रेगर, कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन आर टू स्टेट इन द कंटिन्यूम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में दो कंटिन्यूम होते हैं डॉगलस मैकग्रेगर के अकॉर्डिंग, वो कौन से हैं? कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन, यानी कि इंडस्ट्री रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या फिर कॉपरेशन होगा। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय यूनियन, ट्रेड यूनियन, कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ये एक साथ जो है मिलकर काम कर रहे हैं तो कॉपरेशन होगा। वहीं पे अगर अपोजिट पे चल के कोई किसी के खिलाफ चला जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। जैसे कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है, एम्प्लॉय प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिसकी वजह से स्ट्राइक, लॉकआउट, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इंडस्ट्री रिलेशन, इंडस्ट्री के लोगों के बीच में कैसा रिलेशन है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बट ऑब्वियसली बात है कि ये सारी चीज़ें ना हो। कौन सी सारी चीज़ें ना हो? प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी लेबर। तो हम इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो मेन मोटिव होता है वही होता है कि प्रमोट करें, डेवलप करें एक हेल्दी लेबर कंडीशंस का, जहाँ पे अच्छे से लोग एम्प्लॉय काम कर सकें। मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस एंड अवॉइडेंस ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, लॉकआउट, घेराव एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडस्ट्रियल में, यानी किसी भी इंडस्ट्री में पीस रहे, अच्छे से काम को परफॉर्म किया जा रहा हो, इंडस्ट्रियल स्ट्राइक या लॉकआउट या घेराव जो होते हैं वो अवॉइड किया जा सके, वो ना हो, जैसा कि अभी बैंकिंग सेक्टर में हो रहा है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को डेवलप करना, ग्रो करना है। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका देना डिसीजन मेकिंग में, उसको ग्रो करना। इस्टेब्लिश एंड फॉस्टर साउंड रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट बाय सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट। जो रिलेशनशिप है वर्कर और मैनेज के बीच में, उसको इस्टेब्लिश करना और एक साउंड रिलेशनशिप मैनेज करना, जिससे कि जो है वर्कर्स के और मैनेजमेंट के दोनों के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जा सके, यानी कि ना वर्कर का कोई नुकसान हो ना मैनेजमेंट का नुकसान हो। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वर्कर टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इंडस्ट्रियल रिलेशन में ये भी जो ऑब्जेक्टिव होता है कि एक तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी मिलता है मैनेजमेंट को, एम्प्लॉय को, वर्कर्स को पार्टिसिपेट करने में मैनेजमेंट के साथ डिसीजन मेकिंग में। तो यहाँ पे भी ये जो ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे। नेक्स्ट है इमर्जिंग चैलेंजेस इन आईआर इन इंडिया। तो अभी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेके इंडिया में? तो सबसे पहला है लो वेजेस, यानी कि क्या है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयज़ को लो वेजेस मिलते हैं, तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन में चैलेंज है भाई। लो वेजेस मिल रहा है तो बट ऑब्वियसली बात है कोई इंडस्ट्री बूम पे नहीं होगी, वो इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं पीछे चल रही होगी, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगे। जेंडर वेज डिस्पैरिटी, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे जेंडर वाइज जो है वेजेस डिस्पैरिटी हैं। फिलहाल अभी जेंडर को रिमूव हो चुका है, जेंडर वाइज इतना नहीं मिलेगा, लेकिन पहले ये चीज़ें यहाँ पे चैलेंजेस में थे कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती थी जहाँ पे जेंडर के हिसाब से सैलरीज जो वेजेस होते हैं वो डिफरेंट होते थे। नैरो फोकस ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे क्या होता है कि नैरो फोकस एम्प्लॉय के, एम्प्लॉय को लगता है कि मैं तो सिर्फ काम कर रहा हूँ बस, मैं ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा नहीं हूँ। तो ये क्या है? ये जो है रिलेशनशिप, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं मेंटेन हो पाता जब तक एम्प्लॉय अपने आप को किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा नहीं महसूस करेगा। तो नैरो फोकस होता है, उसको लगता है कि सिर्फ काम कर रहा हूँ, काम करूंगा, पैसे लेके चले जाऊंगा, बाकी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है उससे मतलब नहीं है। डिपेंडेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज इंक्रीजिंग, आज के टाइम पे क्या हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर हर जगह पे आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियां हो रही है, चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे प्राइवेट में तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में होता है और नॉर्मली गवर्नमेंट में भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो डिपेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे ज़्यादा हो रही है। तो ये भी एक इमर्जिंग चैलेंजेस है इंडस्ट्रियल रिलेशन। रोल ऑफ ट्रेड यूनियन आर मेंशनड बट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट मेंशनड। तो जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, एम्प्लॉय यूनियंस या जो है लेबर यूनियंस होती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो उनके जो है रोल को बताया गया है, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये चीज़ नहीं बताया है। कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ट्रेड यूनियन आगे आ जाएंगे, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना देना चाहिए था, इसकी ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं मेंशन है। तो इससे क्या है कि ये चैलेंज है एक तरीके से कि कैसे उसको मैनेज किया जाए। प्रोविजन फॉर वर्कमैन बट नॉट फॉर मैनेजर, यानी कि बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वर्कमैन के लिए, लेबर क्लास के लिए, लेकिन मैनेजर्स के लिए कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, कोई भी रूल नहीं है जहाँ पे उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जा रहा हो, उनके लिए वर्किंग कंडीशन की बात की जा रही हो। तो ये
चैलेंजेस है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में आ रहे हैं, जहाँ पे लो वेजेस हैं, नैरो फोकस है एम्प्लॉय का, डिपेंडेंसी है कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे, रोल ऑफ ट्रेड यूनियन को जो है बता तो गया लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं बताया गया है। प्रोविज़न जो है वर्कमैन के लिए बहुत सारे हैं लेकिन मैनेजर्स के लिए नहीं है, क्योंकि मैनेजर्स भी तो एम्प्लॉय के एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे थे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, लेकिन वर्कमैन या जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए है। तो ये चैलेंजेस हैं कुछ। थ्योरीज और अप्रोचेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो देखिए अलग अलग ऑथर्स ने जो है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट अपनी थ्योरीज या फिर अप्रोचेस दिए इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेकर कि यानी कि इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ट्रेड यूनियंस के बीच में जो रिलेशंस हैं वो कैसे अच्छे रह सकते हैं, कैसे जो है वहाँ पर डिस्प्यूट ना हो, कैसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहिए। तो उसके लिए अलग अलग ऑथर ने अपने अपने वहाँ पर जो है अपना कॉन्सेप्ट रखा, अपने स्टेटमेंट वहाँ पर रखे। तो थ्योरी का मतलब क्या होता है? थ्योरी यानी कि कोई आइडिया या फिर सेट ऑफ आइडियाज या स्टेटमेंट जो कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को या फिर सर्टेन फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ पर दिया जाता है। तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि किसी सर्टेन फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया वो थ्योरी हो जाती है। तो यहाँ पर अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग जो है अप्रोच थ्योरी वहाँ पर दिए हैं। तो जो टॉप थ्री यानी कि जो इंपॉर्टेंट थ्री अप्रोच हैं वो है यूनिटरी अप्रोच, प्लूरिस्टिक अप्रोच, उसके बाद मार्क्सिस्ट अप्रोच। इसके बाद और भी बहुत सारे अप्रोचेज हैं जैसे कि सिस्टम अप्रोच, ऑक्सफोर्ड अप्रोच, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच, एक्शन थ्योरी अप्रोच, सोशल एक्शन अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, गांधीयन अप्रोच, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच, इसके अलावा वेवी गिरी अप्रोच भी है। तो अलग अलग अप्रोचेज हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं जो कि डिफरेंट ऑथर्स ने दी हैं अपने इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेस को इंडस्ट्रियल रिलेशन के उसको डिस्कस करेंगे। एक अप्रोच है यूनिटरी अप्रोच। तो यूनिटरी अप्रोच यहाँ पे दो सेंस है। यूनिटरी मीन्स एक तो सिंगल हो गया, दूसरा यूनिटरी अप्रोच यानी कि सभी लोग जो है मिलजुल कर जो है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए जो है काम करते हैं। तो द यूनिटरी अप्रोच इज बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दैट देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये माना जाता है कि जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं वहाँ पे सिर्फ एक जो है सोर्स ऑफ अथॉरिटी होता है और वो कौन होता है? मैनेजमेंट, विच ऑन्स एंड कंट्रोल द डायनेमिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इन इशूज रिलेटिंग टू नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग। तो जब भी डिस्प्यूट होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, जो डिफरेंट एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, इसमें जब भी डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पे जो मेन डिसीजन मेकिंग होता है वो मैनेजमेंट का होता है। इसलिए जो है मैनेजमेंट जो है सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी होती है, वो जैसा निगोशिएट करती है, बार्गेन करती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे उनको डील करना होता है। अंडर यूनिटरी अप्रोच इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर ग्राउंडेड इन म्यूचुअल कॉपरेशन, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड शेयर्ड गोल। तो यूनिटरी अप्रोच में जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो म्यूचुअल कॉपरेशन पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है, टीम वर्क पे डिपेंड करता है और शेयर्ड गोल यानी कि गोल्स की शेयरिंग पे जो है वो डिपेंड करता है। यानी कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, इस तरीके से काम होता है तो जो है वहाँ पे डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। क्लियर। वहीं पे दूसरा अप्रोच है दैट इज द प्लूरिस्टिक अप्रोच। तो प्लूरिस्टिक अप्रोच में क्या है? अज्यूम्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स हु फॉर्म डिस्टिंक्ट ग्रुप विद देयर ऑन सेट ऑफ एम्स, ऑब्जेक्टिव, लीडरशिप स्टाइल एंड वैल्यू प्रोपोजिशन। तो यहाँ पे क्या हो गया कि प्लूरिस्टिक में क्या होता है कि अलग अलग इंडिविजुअल ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं और हर ग्रुप का जो है अपना अपना ऑब्जेक्टिव, अपना अपना लीडर स्टाइल और अपना अपना वैल्यू प्रोपोजिशन होता है। तो इस केस में क्या हो गया कि अब डिस्प्यूट जो है वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। भाई यूनिटरी अप्रोच में क्या था कि सभी लोग मिलजुल कर शेयर्ड गोल की तरह काम कर रहे थे, सब जो है पूरा मैनेजमेंट में हाथ में होता था, वहाँ पे जो है सोर्स ऑफ जो अथॉरिटी था वो मैनेजमेंट का होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं और सबका जो है अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, अपना अपना वैल्यू प्रोपोजिशन है। तो द ऑर्गेनाइजेशन इज मल्टी स्ट्रक्चर्ड एंड देयर विल बी कंटिन्यूड टेंशन ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट विद इन एंड बिटवीन द वेरियस सेक्शनल ग्रुप। तो यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं उनके बीच में, या फिर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या फिर ट्रेड यूनियन के बीच में डिस्प्यूट्स जो यहाँ पे अराइज हो जाते हैं प्लूरिस्टिक अप्रोच में। तो अकॉर्डिंग टू प्लूरिस्टिक इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट इज इनवेटिबल, यानी कि जो है सर्टेन टू हैपन है, अनअवॉइडेबल है, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट होगा प्लूरिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग, एंड इट नीड्स टू बी कंटेन्ड विद इन द सोशल मैकेनिज्म ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कॉन्सिलेशन एंड आर्बिट्रेशन। तो यहाँ पे जो अगर डिस्प्यूट होता है प्लूरिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे आप कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिए, कॉन्सिलेशन के जरिए, फिर आर्बिट्रेशन के जरिए उन जो डिस्प्यूट्स हैं उसको जो आप सुलझा सकते हैं। वहीं पे थर्ड अप्रोच है मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच ये कहता है, इसको हम रेडिकल पर्सपेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको जनरलाइज करें तो मार्क्सिस्ट अप्रोच में क्या होता है कि यहाँ पे जो डिस्प्यूट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो होता ही है, यानी कि वो अनवर्डेबल है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिसके पास सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके बीच में डिस्प्यूट होता है। अब सपोज करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास जो है रॉ मटेरियल्स अच्छा खासा अमाउंट में है, लेकिन उसके पास लेबर नहीं है। कोई दूसरा जो है इंडिविजुअल है, उसके पास लेबर अच्छा खासा वहाँ पे उसके पास है,
तो अब इनके बीच में डिस्प्यूट होता है, बार्गेनिंग होती है कि आप इतना पैसे दोगे तो हम आपको लेबर देंगे, आप इतना पैसे दोगे तो हम जो है आपको रॉ मटेरियल देंगे। तो डिस्प्यूट्स यहाँ पे हो जाता है। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच यही कहता है कि जिसके पास सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो या फिर जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके बीच में जो है ये डिस्प्यूट्स यहाँ पे अराइज होता है। तो वहाँ पे भी जो है आपको बार्गेनिंग करके या फिर कॉन्सलेशन करके या फिर जो डिफरेंट ट्रेड यूनियंस होते हैं उनका यूज़ करके जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो द मार्क्सिस्ट अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन दैट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर मेजरली गवर्न बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी गवर्नमेंट बॉडी का या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट का। मार्क्सिस्ट जो है प्लूरलिस्ट की तरह ही सोचता है कि जो वहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो इनवेटिबल है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। लेकिन प्लूरलिस्ट में क्या होता है, प्लूरलिस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये माना जाता है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन में इनवेटिबल है। लेकिन जो मार्क्सिस्ट है वो ये सोचते हैं कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, यानी कि जिसके पास कैपिटल है यानी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके बीच में डिस्प्यूट्स होता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट अराइज ड्यू टू डिवीजन बिटवीन सोसाइटीज बिटवीन दोज हु ऑन्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इससे जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। मार्क्सिस्ट अप्रोच ये कहता है कि जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके बीच में जो है डिस्प्यूट्स होते हैं और उसको जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन में डील करने की जरूरत है। तो डिस्प्यूट्स किन के बीच में होता है, जिनके बीच में जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, जिनके पास कैपिटल होता है। ये मार्क्सिस्ट अप्रोच का मानना है। इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप है वो अच्छे से रहे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट्स ना हो, इंडस्ट्री में डिस्प्यूट्स ना हो, उसके लिए महात्मा गांधी जी ने अपना अप्रोच, अपनी थ्योरी जो है वहाँ पर दी थी, जिससे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा रहे। तो यहाँ पर जो गांधीयन स्ट्रेटजी थी वो कॉम्बिनेशन थी ट्रूथ, सैक्रिफाइस, नॉन वायलेंस, सेल्फलेस सर्विस और कॉपरेशन के बेसिस पे। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने अपना अप्रोच इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए दिया था। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, according to him, employers should not regard themselves as sole owner of mills and factories of which they may be the legal owner। यानी कि जो लीगल ओनर्स हैं फैक्ट्रीज के और जो कंपनीज के, वो अपने आप को एक इकलौता ओनर उसको न समझें, बल्कि वो अपने आप को उस कंपनी का, उस फैक्ट्री का ट्रस्टी या फिर को ओनर के रूप में रिप्रेजेंट करें। और वहीं पर वर्कर्स को भी उन्होंने कहा कि वो भी अपने आप को जो कंपनी है, जो मिल है, जो फैक्ट्री है, उसका ट्रस्टी समझें। इस तरीके से उसको न देखें कि जो मिल है या फिर जो मशीनरी है वो उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए बने हुए हैं। ही ऑल्सो अपील टू दी वर्कर्स टू बिहेव एज ट्रस्टीज, नॉट टू रिगार्ड द मिल एंड मशीनरी एज बिलोंगिंग टू दी एक्सप्लॉइटिंग एजेंट। एम्प्लॉयज को ये फील होता है ना कि जो कंपनी है वो उनको एक्सप्लॉइट कर रही है, वहां पर ज्यादा काम लिया जा रहा है, तो ऐसा वो फील ना रखें। वहीं पर जो ऑनर है वो ऐसा फील ना रखें कि पूरी कंपनी के मालिक सिर्फ वही है, नहीं। ऑनर को समझना चाहिए कि वो ट्रस्टी है उस कंपनी का, वो को ऑनर है। और वहीं पर एम्प्लॉय को ये समझना चाहिए कि वो भी उस कंपनी के ट्रस्टी हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन वहां पर नहीं होगा। एम्प्लॉय को, वर्कर्स को ऐसा समझना चाहिए कि वो जो प्रॉपर्टी है, मिल है, मशीनरी है, वो उनके खुद के हैं, उनको उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसका बेस्ट यूज करना चाहिए। तो अगर ये अप्रोच, अगर ये जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में रखेंगे तो वहां पर क्या होगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप अच्छा होगा और डिस्प्यूट्स नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू हिम, इंडस्ट्रियल पीस वाज एन एसेंशियल कंडीशन नॉट ओनली फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इटसेल्फ बट आल्सो इन अ ग्रेट मेजर फॉर द इंप्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ वर्क एंड वेजेस। यानी कि गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या था कि इंडस्ट्रियल पीस बहुत जरूरी था, सिर्फ जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नहीं, कि इंडस्ट्री का ग्रोथ होना है, इंडस्ट्री का डेवलप होना है, सिर्फ उसी के लिए नहीं, बल्कि जो वर्क की कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन है, वेजेस हैं, उसमें भी इंप्रूवमेंट के लिए इंडस्ट्रियल पीस बहुत ज्यादा जरूरी था। ही एडवोकेटेड वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन एंड म्यूचुअल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। उनके अकॉर्डिंग अगर कहीं पर डिस्प्यूट्स होता है इंडस्ट्री में या फिर किसी मिल या फैक्ट्री में, तो वहां पर जो है अपने आप से आर्बिट्रेट करना चाहिए, म्यूचुअल सेटलमेंट वहां पर कर लेना चाहिए डिस्प्यूट्स का, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को बैठकर जो है वहां पर मामले को सुलझा लेना चाहिए। He was not against strike but pleaded that they should be the last weapon in the armory of industrial worker। गांधी जी स्ट्राइक के अगेंस्ट तो नहीं थे, लेकिन उनका यह कहना था कि आप स्ट्राइक तभी करें, यानी कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक को तभी करें जब बाकी सारे मेथड जो है वो आपने आजमा लिया और उनसे जो है बात वहां पर नहीं बन रही है। यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने निगोशिएट कर लिया, कॉन्सलेशन कर लिया, आर्बिट्रेशन भी कर लिया, और जब इन सब टेक्निक का यूज करने के बाद भी वहां पर जो है डिस्प्यूट सेटल नहीं हो रहा है, तब वो जो है स्ट्राइक के लिए
लिए जाएँ, स्ट्राइक को पहला ऑप्शन ना रखें, स्ट्राइक को लास्ट ऑप्शन रखें। यानी कि अब जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तब वो जो है स्ट्राइक के लिए जा सकते हैं। लेकिन स्ट्राइक भी कैसा करना चाहिए, उसके लिए भी जो गांधी जी ने वहाँ पर रूल बताया। क्या कहा कि गांधी लेड डाउन सर्टेन कंडीशंस फॉर अ सक्सेसफुल स्ट्राइक। वो स्ट्राइक के लिए क्या कंडीशन थी कि दीज आर द कॉज ऑफ द स्ट्राइक मस्ट बी जस्ट एंड देयर शुड बी नो स्ट्राइक विदाउट अ ग्रीवियंस। यानी कि स्ट्राइक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए और साथ ही साथ अगर कोई ग्रीवियंस नहीं है तो उसके लिए फिर आपको स्ट्राइक नहीं करना है। ग्रीवियंस है और बाकी आपने मेथड का यूज कर लिया, ग्रीवियंस रिजॉल्व नहीं हुआ तो आप स्ट्राइक पे जाएं, वरना न जाएं। देयर शुड बी नो वायलेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको गांधी जी हमेशा कहते थे कि वहां पर वायलेंस नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए स्ट्राइक के दौरान। और नॉन स्ट्राइकर्स और ब्लैक लेग शुड नेवर बी मोलेस्टेड। यानी कि ऐसे लोग, कई बार आप जब स्ट्राइक पे जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते, यानी कि स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जो नॉन स्ट्राइकर हैं उनको आप मोलेस्ट नहीं करेंगे, उनको आप परेशान नहीं करेंगे। जो स्ट्राइक करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते हैं उनको जबरदस्ती आप न खींचें। तो स्ट्राइक जब भी करते हैं तो इन तीन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि विदाउट ग्रेवियंस स्ट्राइक नहीं करना है, स्ट्राइक को लास्ट ऑप्शन रखना है, वहां पर स्ट्राइक के ड्यूरेशन में कोई भी वायलेंस नहीं करना है और जो नॉन स्ट्राइकर्स हैं उनको मोलेस्टेट ना किया जाए। तो ये जो है गांधी जी का अप्रोच था, गांधीयन अप्रोच था रिगार्डिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग। नेक्स्ट अप्रोच है वीवी गिरी अप्रोच। तो श्री वीवी गिरी जी जो कि लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने भी जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेकर अपना अप्रोच, अपनी थ्योरी वहां पर रखी थी। ही सजेस्टेड दैट एवरी इंडस्ट्री शुड सेट अप बाईपार्टेट मशीनरी टू रिजॉल्व द इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट एंड दिस बाईपार्टेट कमिटी शुड कंसिस्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव। तो श्री वीवी गिरी जी के अकॉर्डिंग क्या था कि इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए बाईपार्टेट मशीनरी होनी चाहिए और उस बाईपार्टेट मशीनरी में मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए। ग्रीज एम्फेसाइज दैट वॉलंटरी एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड द ट्रेड यूनियन शुड बी देयर टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस थ्रू वॉलंटरी आर्बिट्रेशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग रेदर देन कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। यानी कि वीवी गिरी जी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो मैनेजमेंट है और जो ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि बाईपार्टेट मशीनरी में हैं, उनको जो है अपने जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनको जो है वॉलंटरी आर्बिट्रेशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिए जो है वहां पर सुलझा लेना चाहिए। कंपल्सरी आर्बिट्रेशन यानी कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो है वीवी गिरी जी का अप्रोच था इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेके कि बाईपार्टेट मशीनरी वहां पर होनी चाहिए इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए उस मशीनरी में और जो है उनको वॉलंटरी और कलेक्टिव बार्गेनिंग का यूज करके वहां पर अपने डिस्प्यूट्स को वहां पर रिजॉल्व कर लेना चाहिए। क्लियर। वहीं पर नेक्स्ट अप्रोच है एल्टॉन मयो का ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो जो ह्यूमन रिलेशन स्कूल है वो एल्टॉन मयो द्वारा फाउंड किया गया, लेकिन बाद में जो है रोथेल्सबर्गर, व्हाइटहेड, डब्ल्यू.एफ. व्हाइट एंड होमन्स, इन्होंने जो है अपना व्यू वहां पर जो है इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट और हार्मोनी को लेकर रखा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच देखिए, ह्यूमन रिलेशन यानी कि यहाँ पर किस पे फोकस किया जा रहा है कि जो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनके बीच में रिलेशन हो, कॉपरेशन हो और वहां पर जो है एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो अपनी अपनी नीड को फुलफिल कर रहे हों। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ पीपल इनटू वर्क सिचुएशन दैट मोटिवेट्स देम टू वर्क टुगेदर प्रोडक्टिवली, कोऑपरेटिवली एंड विद इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एंड सोशल सेटिस्फैक्शन। यानी कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का मानना ये था कि जो इंडस्ट्री है वहां पर जो है लोगों को इंटीग्रेट करना चाहिए। जो भी वर्क सिचुएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है या फिर फर्म है, कंपनी है, वहां पर लोगों को इंटीग्रेट करके रखना चाहिए जिससे कि लोग मोटिवेट हों, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, कोऑपरेटिव होकर काम करें, प्रोडक्टिव होकर काम करें और इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल जो सोशल सेटिस्फैक्शन है एक दूसरे का, वो वहां पर उनका फुलफिल हो। तो इस यानी कि यहां पर गोल क्या होना चाहिए ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का कि टू गेट पीपल टू प्रोड्यूस, to cooperate through mutuality of interest and to gain satisfaction from their relationship। यानी कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इन तीन चीज़ों पे फोकस करता है कि अगर ये तीन चीज़ें हो जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर फिर क्या होगा कि वहाँ पर जो है डिस्प्यूट होगा ही नहीं, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कॉपरेट होकर काम करेंगे और एक दूसरे की जो भी नीड्स होगी वो वहाँ पर फुलफिल होगी। तो यहाँ पर क्या है कि लोगों से काम करवाएं, यानी कि लोगों को मोटिवेट करें कि वो काम करें, लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट होकर काम करें, एक दूसरे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कॉपरेट होकर
काम करें और जो भी उनकी नीड्स हैं उनको जो है वो सेटिस्फाई हो वहाँ पर, यानी कि उनको सेटिस्फैक्शन मिले उस रिलेशनशिप से। और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है वो फोकस करता है कि एम्प्लॉय की मोरल को इम्प्रूव किया जाए, एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए और जॉब सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि अगर एम्प्लॉय का मोरल, एफिशिएंसी और जॉब सेटिस्फैक्शन होगा तो वहाँ पर डिस्प्यूट होगा ही नहीं और इंडस्ट्री में रिलेशनशिप अच्छे डेवलप होंगे, अच्छे से बने रहेंगे। तो ये जो है एल्टॉन मेयो का ह्यूमन रिलेशन अप्रोच था, यानी कि किस पे फोकस किया गया? ह्यूमन के साथ रिलेशन पे, यानी कि इंडस्ट्री में, फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमंस हैं उनको इंटीग्रेट करने के ऊपर फोकस किया गया, वो एक साथ कोऑपरेट होकर काम करें उस पे फोकस किया गया। और यहाँ पर फोकस किया गया कि एम्प्लॉय की मोरल को बढ़ाया जाए, एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर ये तीनों चीजें इंप्रूव होंगी तो जो है पीपल आपस में एक साथ मिलकर कोऑपरेट होकर काम करेंगे और जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जो सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल सेटिस्फैक्शन है वो भी वहां पर अचीव होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।